लेट्स स्टार्ट द रिवीजन ऑफ बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। संसार का हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल का बना हुआ है। सेल तक लगातार हमें अच्छी अच्छी चीजें जैसे कि ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स, लिपिड्स, हार्मोन्स, वाटर्स, मिनरल्स, इन सभी चीजों को हमें सेल तक पहुंचाना पड़ेगा और इन सबका इस्तेमाल करके सेल करेगी मेटाबॉलिज्म और इस मेटाबॉलिज्म करने के दौरान सेल प्रोड्यूस करेगी बहुत सारी टॉक्सिक और वेस्ट प्रोडक्ट्स। तो एनसीईआरटी लिखती है कि हमारी बॉडी की या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में जो सेल्स होती है उन सेल्स तक हमें अच्छी अच्छी चीजों को पहुंचाना है और जो वेस्ट प्रोडक्ट प्रोड्यूस करेंगे उसको उस सेल से निकालना है। और ये काम करने के लिए कोई ना कोई एफिशिएंट मैकेनिज्म बॉडी के अंदर मौजूद होना चाहिए। अलग अलग ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स ने अपनी बॉडी के अंदर अलग अलग मैकेनिज्म्स को इवॉल्व किया है ताकि वो इस काम को अचीव कर सके, इस फंक्शन को वो परफॉर्म कर सके। लोअर इनवर्टिब्रेट्स जैसे कि स्पॉन्जेस और सीलेट्रेट्स ये अपनी सराउंडिंग में मौजूद वाटर को अपनी बॉडी कैविटीज की मदद से बॉडी के कैविटी के अंदर लाती हैं और उसी वाटर के साथ इनका जो फूड होता है और वाटर में जो डिजॉल्व ऑक्सीजन होता है वो आ जाता है और जो बॉडी की सेल्स होती हैं वो ऑक्सीजन ले लेती हैं और फूड ले लेती हैं और बदले में मेटाबॉलिज्म करके जो वेस्ट प्रोडक्ट होती है उसको उस पानी में डाल देती है और वो पानी बड़े वाले पोर दैट इज बड़े वाले आउटलेट जिसको हम लोग ऑस्टिलम बोलते हैं उससे बाहर निकल जाता है। सो हम बोल सकते हैं कि लोअर ऑर्गेनिजम्स, लोअर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म जैसे कि स्पॉन्जेस और सीलेंट्रेट्स में वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम पाया जाता है। लेकिन अब अगर हम बात करें इकाइनोडर्मेटा की तो इकाइनोडर्मेटा में वाटर वेस्कुलर सिस्टम पाया जाता है और हायर डेवलप्ड ऑर्गेनिजम्स अपनी बॉडी के अंदर स्पेशल फ्लूइड का इस्तेमाल करते हैं और वो जो स्पेशल फ्लूइड होता है उसको हम लोग बोलते हैं ब्लड और लिम्फ, जिसमें से मोस्ट कॉमनली यूज्ड जो फ्लूइड होता है उसको हम लोग बोलते हैं ब्लड। अच्छा, अब यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बनेगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनेगा कि वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम किसमें पाया जाता है? तो स्पॉन्जेस और सीलेंट्रेट्स में। लेकिन याद करो एनिमल किंगडम में जहां हम पढ़ते हैं पोरीफेरा, वहां पर हम पढ़ते हैं कि जो पोरीफेरास होते हैं अर्थात जो स्पंजेस होते हैं उनमें वाटर कैनाल सिस्टम पाया जाता है, लेकिन सीलेंट्रेटा के अंदर वाटर कैनाल सिस्टम नहीं पाया जाता है। तो अगर आपसे पूछा जाए वाटर कैनाल सिस्टम किसमें पाया जाता है तो आंसर लगेगा आपका स्पॉन्जेस यानी कि पोरीफेरेंस। और अगर आपसे पूछा जाए वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम किसमें पाया जाता है तो वो पाया जाता है स्पॉन्जेस और सीलेंट्रेट्स अर्थात पोरीफेरेंस में और सीलेंट्रेटा में। और वाटर वेस्कुलर सिस्टम पाया जाता है आपका इकाइनोडर्मेटा में। और वहीं पर हायर ऑर्गेनिजम्स अपनी बॉडी के अंदर ब्लड और लिम्फ का इस्तेमाल करते हैं। नाउ अब अगर हम बात करें ब्लड की तो ब्लड एक स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू होता है। नाउ कनेक्टिव टिश्यू इसलिए ब्लड को बोला गया है क्योंकि जो ब्लड होता है वो बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स तक, डिफरेंट डिफरेंट टिश्यूज तक चीजों को ट्रांसपोर्ट करता है और हर एक बॉडी पार्ट को एक साथ कनेक्टेड रखता है। सो यस, ब्लड एक्ट एज अ कनेक्टिव टिश्यू बिकॉज इट ट्रांसपोर्ट द सब्सटेंसेस फ्रॉम वन ऑर्गन टू अनदर ऑर्गन। सो इट कनेक्ट the different organ by transporting the substances from here to there। लेकिन एनसीईआरटी में लिखा है कि ब्लड एक स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू है। स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू इसलिए बोला गया क्योंकि जितने भी कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं उनके अंदर तीन चीजें पाई जाती हैं, सेल, फाइबर और मैट्रिक्स। हमारे ब्लड के अंदर सेल्स मौजूद होती हैं, मैट्रिक्स भी मौजूद होता है, लेकिन फाइबर्स नहीं प्रेजेंट होते हैं और फाइबर ना प्रेजेंट होने की वजह से जो ब्लड होता है वो एक स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू हो जाता है। स्पेशल क्यों बोला? क्योंकि इसके अंदर इस ब्लड के अंदर फाइबर नहीं होते और कनेक्टिव टिश्यू इसलिए बोला क्योंकि ये बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स को आपस में कनेक्टेड रखती हैं। अब कनेक्टेड रखने का मतलब ये नहीं कि फिजिकली कनेक्ट करते हैं, कनेक्शन करने का मतलब एक दूसरे के साथ संपर्क बनाती हैं। अरे जैसे हम लोग फोन मिलाते हैं तो फोन कनेक्ट नहीं होता तो क्या बोलते हैं? फोन कनेक्ट नहीं हो रहा है। इसका मतलब थोड़ी ये ना, ये थोड़ी ना है कि फोन कनेक्ट नहीं हो रहा है फिजिकली, इसका मतलब हुआ कि संपर्क नहीं बन रहा है। सो ब्लड एक स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू होता है। उस ब्लड के अंदर दो कंपोनेंट्स मेनली होते हैं, एक ब्लड का लिक्विड वाला पोर्शन यानी मैट्रिक्स वाला पोर्शन जिसको हम लोग बोलते हैं प्लाज्मा, जो कि टोटल ब्लड का 55% होता है। वहीं पर बचा हुआ 45% होता है फॉर्म्ड एलिमेंट। और फॉर्म्ड एलिमेंट्स जो होती हैं उसमें तीन चीजें आती हैं, एरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट और थ्रोम्बोसाइट। फॉर्म्ड एलिमेंट्स को हम बाद में पढ़ेंगे, पहले आइए हम समझते हैं प्लाज्मा के बारे में। प्लाज्मा जो होता है टोटल ब्लड का 55% होता है। अगर हम पूरा 100% प्लाज्मा ले लें तो उस 100% प्लाज्मा में 90 से 92% वाटर होता है, 6 से 8% प्रोटीन्स होती हैं। प्लाज्मा के अंदर वैसे तो बहुत
टाइप्स के प्रोटीन्स पाए जाते हैं, लेकिन मेजर प्रोटीन्स 3 होती हैं, फाइब्रिनोजेन, एल्ब्यूमिन और ग्लोब्यूलिन। फाइब्रिनोजेन का काम होता है ब्लड के क्लॉटिंग में या ब्लड कोएगुलेशन में मदद करना। एल्ब्यूमिन्स आर इन्वॉल्व इन द मेंटेनेंस ऑफ ऑस्मोटिक बैलेंस। वहीं पर ग्लोब्यूलिन्स जो होती है वो इन्वॉल्व होती हैं डिफेंस मैकेनिज्म में। अच्छा, प्लाज्मा के अंदर ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स, लिपिड्स, ये सारी चीजें भी पाई जाती हैं, लेकिन ये ट्रांजिट स्टेट में होती है। ट्रांजिट स्टेट में होने का मतलब ये हुआ कि ये प्लाज्मा में आती हैं फिर चली जाती हैं, आती हैं फिर सेल्स इनको ले लेती हैं, फिर प्लाज्मा के अंदर खत्म हो जाती है, फिर हम बाहर से खाते हैं, फिर वो सारी चीजें किसमें चली जाती हैं, ब्लड में, और ब्लड में जो प्लाज्मा है उसमें चली जाती है। तो प्लाज्मा में आती रहती है, जाती रहती है, तो ऐसा ट्रांजिशन फेज बनता है, तो इसी को बोलते हैं ट्रांजिट स्टेट। तो मैं बोल सकता हूँ कि ग्लूकोज, अमीनो एसिड, लिपिड्स, hormones, these are the substances present in the plasma but in transit state। अच्छा, प्लाज्मा के अंदर में स्मॉल अमाउंट में मिनरल्स जैसे कि Na+, Cl-, Mg2+, Ca2+, SCO3-, ये सारी मिनरल्स भी प्रेजेंट होते हैं स्मॉल अमाउंट में। उसके साथ साथ प्लाज्मा में कुछ ऐसे केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं, कुछ ऐसे फैक्टर्स प्रेजेंट होते हैं जो कि ब्लड के क्लॉटिंग में मदद करते हैं, और इसीलिए हम उन केमिकल्स को, उन फैक्टर्स को बोल देते हैं क्लॉटिंग फैक्टर्स। और इसीलिए हम बोलते हैं कि प्लाज्मा के अंदर क्लॉटिंग फैक्टर्स पाए जाते हैं। कितने क्लॉटिंग फैक्टर्स पाए जाते हैं एनसीईआरटी में नहीं गिवन है, लेकिन 13 टाइप्स के डिफरेंट 13 डिफरेंट टाइप्स के क्लॉटिंग फैक्टर्स पाए जाते हैं हमारे ब्लड के प्लाज्मा के अंदर। और अगर इस प्लाज्मा में जो क्लॉटिंग फैक्टर मौजूद है, इस क्लॉटिंग फैक्टर को निकाल दिया जाए तो बचे हुए सब्सटेंस को, बचे हुए कंपोनेंट को हम लोग बोलते हैं सीरम। तो सीरम क्या है? प्लाज्मा विदाउट क्लॉटिंग फैक्टर या प्लाज्मा माइनस क्लॉटिंग फैक्टर, तो इसी को हम लोग बोलते हैं सीरम। नाउ अब आइए हम बात करते हैं फॉर्म्ड एलिमेंट्स के बारे में। फॉर्म्ड एलिमेंट्स कहने का मतलब क्या हुआ? ऐसे एलिमेंट्स जिनका लगातार हमारी ब्लड के अंदर फॉर्मेशन हो रहा है, एरिथ्रोसाइट, लिपोसाइट और थ्रोम्बोसाइट, इनका लगातार हमारी बॉडी के अंदर जो बोन मैरो होती है, रेड बोन मैरो एडल्ट के केस में, उसमें इनका फॉर्मेशन होता रहता है। अब अगर हम बात करें एरिथ्रोसाइट हो, चाहे ल्यूकोसाइट हो, चाहे थ्रोम्बोसाइट हो, तीनों का फॉर्मेशन कहां पर होता है? रेड बोन मैरो में। एडल्ट के केस में बात कर रहा हूं मैं। एडल्ट के केस में जो इन तीनों फॉर्म्ड एलिमेंट का फॉर्मेशन कहां पर होता है? रेड बोन मैरो में। और तीनों का ग्रेवयार्ड कौन होता है? स्प्लीन होता है। अच्छा, अब आइए बात करते हैं इन तीनों के नंबर की। सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाती है एरिथ्रोसाइट। एरिथ्रोसाइट का नंबर होता है 5 से लेकर 5.5 मिलियन पर mm³ ऑफ ब्लड, यानी कि 5 मिलियन यानी 50 लाख, 5.5 मिलियन यानी 55 लाख। तो 50 लाख से 55 लाख आरबीसीज प्रेजेंट होती है पर mm³ ऑफ ब्लड में। वहीं पर अगर हम बात करें ल्यूकोसाइट की, तो जो ल्यूकोसाइट्स होती हैं ये 6000 से 8000 ल्यूकोसाइट्स प्रेजेंट होती है पर mm³ ऑफ ब्लड में। वहीं पर अगर हम बात करें प्लेटलेट्स यानी थ्रोम्बोसाइट्स की, तो ये प्रेजेंट होती है 1.5 लाख से 3.5 लाख प्लेटलेट्स पर mm³ ऑफ ब्लड के बारे में। इसमें से जो थ्रोम्बोसाइट होता है, जो प्लेटलेट्स होता है, ये कंप्लीट सेल नहीं होता है, ये सेल का फ्रेगमेंट होता है। किस सेल का फ्रेगमेंट होता है ये हम अभी पढ़ेंगे, तब जानेंगे। अब आइए बात करते हैं एरिथ्रोसाइट की। एरिथ्रोसाइट का नाम पकड़िए। एरिथ्रो का मतलब होता है रेड, साइट का मतलब होता है सेल। मतलब ये जो सेल होती है ये रेड कलर की होती है, इसी वजह से हम लोग एरिथ्रोसाइट को रेड ब्लड सेल्स भी बोलते हैं। रेड कलर इनका अपीयर होता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ पिगमेंट, जिसको हम लोग बोलते हैं हीमोग्लोबिन। होता क्या है, हमारी जब आरबीसी बनती है तब वो इमेच्योर होती है, और उसके अंदर सारे सेल ऑर्गेनल्स जैसे कि न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, ये सारी चीजें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट होती हैं। लेकिन जैसे ही सेल का मैच्योरेशन होता है रेड ब्लड सेल का, तो इस सेल के अंदर से सारी सेल ऑर्गेनल्स और न्यूक्लियस, ये सारी चीजें डीजनरेट कर जाती हैं, और इसके अंदर भर दिया जाता है हीमोग्लोबिन। अब हीमोग्लोबिन रेड कलर का एक पिगमेंट होता है, दैट्स व्हाई आरबीसी का कलर रेड अपीयर होता है। और चूंकि ब्लड के अंदर जो सारी सेल्स प्रेजेंट है, उन सभी सेल्स में से जो आपकी एरिथ्रोसाइट है ये सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाती है। कहाँ? 50 लाख, यानी 50 लाख आरबीसी पाई जाती है पर एमएम³ ऑफ ब्लड में। और आपकी ल्यूकोसाइट कितनी पाई जाती है? 6000 से 8000। प्लेटलेट्स पाई जाती है 1.5 लाख से 3.5 लाख। सबसे ज्यादा मात्रा में कौन पाई जाती है? आरबीसी से। और इफेक्ट जो फिनोटाइप होता है वो डिपेंड करता है कि कौन ज्यादा मात्रा में है, अर्थात कौन डोमिनेंट फेज में है। तो डोमिनेंट फेज में यहाँ पर है एरिथ्रोसाइट। तो एरिथ्रोसाइट सबसे ज्यादा मात्रा में प्रेजेंट है और वो रेड कलर की होती है, इसी वजह से आरबीसी, हमारे ब्लड का कलर रेड अपीयर होता है। ठीक है।
तो यहाँ पर बात हो गई। अब अगर हम बात करें एरिथ्रोसाइट की, तो एडल्ट की जो एरिथ्रोसाइट होती है उसमें सेल ऑर्गेनल सब्सेंट होते हैं, न्यूक्लियस सब्सेंट होता है। तो हम बोल सकते हैं कि एरिथ्रोसाइट इन्यूक्लिएटेड होती है, उसके अंदर न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। और न्यूक्लियस ना पाए जाने की वजह से इसका जो शेप होता है वो बीच से पिचक जाता है और शेप आ जाता है बाइकॉनकेव। बाइकॉनकेव शेप होने से होता ये है कि सरफेस एरिया बढ़ जाता है, जिसकी वजह से ज्यादा रेस्पिरेटरी गैसेस हमारे हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड कर सके। अच्छा, अब अगर हम बात करें आरबीसी की, तो आरबीसी के अंदर जो हीमोग्लोबिन होता है वो 100 ml ऑफ ब्लड में 12 से 16 ग्राम होता है। तो 12 से 16 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन इज प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ ब्लड। हीमोग्लोबिन आयरन कंटेनिंग कॉम्प्लेक्स प्रोटीन होता है, जो कि रेस्पिरेटरी गैसेस मतलब ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। अब अगर हम बात करें आरबीसी की लाइफ स्पैन की, तो लाइफ स्पैन इनका होता है 4 मंथ, यानी कि 120 डेज, यानी कि या 120 डेज इनका लाइफ स्पैन होता है। और उसके साथ साथ सारी बातें हो गई। और मोस्ट मैमल्स की आरबीसी जो होती हैं वो बाइकन्केव शेप की होती हैं, इनके अंदर न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, दे आर डिवॉइड ऑफ न्यूक्लियस। और नंबर हो गया इनका, फॉर्मेशन रेड बोन मेरो के अंदर होता है। तो आरबीसी यहाँ पर खत्म हो जाती है। अब बात करते हैं ल्यूकोसाइट की। ल्यूक का मतलब होता है कलरलेस। तो आपकी जो ल्यूकोसाइट होती है ये कलरलेस होती है। अब अगर ये कलरलेस है तो इनको व्हाइट ब्लड सेल क्यों बोला जाता है? तो पहली बात तो ये है कि ये आपके डायरेक्टली विजिबल नहीं होते हैं ब्लड सेल के अंदर। इनको सी करने के लिए आपको इनकी स्टेनिंग करनी पड़ती है डाई से। हालांकि अब ये सब हम नहीं पढ़ेंगे, रिवीजन कर रहे हैं हम। तो ऐसा समझो कि ल्यूकोसाइट जो होती है वो कलरलेस होती है और इनको हम लोग व्हाइट ब्लड सेल बोलते हैं। व्हाइट ब्लड सेल क्यों बोलते हैं? अगर व्हाइट है तो कलरलेस कैसे, और कलरलेस है तो व्हाइट कैसे? तो ऐसा बायोलॉजी कहती है कि बायोलॉजी कोई व्हाइट को कोई कलर नहीं मानती है, ठीक। तो इसी वजह से जो आपकी ल्यूकोसाइट होती है वो कैसी होती है, कलरलेस होती है, और इनको हम लोग व्हाइट ब्लड सेल्स बोलते हैं। अच्छा, इनका जो नंबर होता है मैंने बताया 6000 से 8000 पर एमएम क्यूब ऑफ ब्लड होता है। ये बनती कहाँ पर है? रेड बोन मैरो के अंदर बनती है। अब इन ल्यूकोसाइट्स को दो कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया गया है, ग्रेनुलोसाइट्स और ए ग्रेनुलोसाइट्स। अब किस बेसिस पर इनको डिवाइड करा गया है? Leukocytes are divided into granulocyte and agranulocyte on the presence or absence of granules in their cytoplasm। ऐसे ऐसे व्हाइट ब्लड सेल्स, ऐसे ल्यूकोसाइट्स जिनकी साइटोप्लाज्म के अंदर ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट है, उनको रखा गया ग्रेनुलोसाइट्स वाले ग्रुप में। और अगर ग्रेन्यूल्स अब्सेंट है तो उनको रखा गया ए ग्रेनुलोसाइट्स में। अच्छा, ग्रेनुलोसाइट्स जो होती हैं वो फर्दर 3 टाइप्स की होती हैं, बेसोफिल्स, इओसिनोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स। वहीं पर ए ग्रेनुलोसाइट्स 2 टाइप्स की होती हैं, मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स। बेसोफिल्स 0.5 से 1%, इओसिनोफिल 2 से 3%, न्यूट्रोफिल 60 से 65%, मोनोसाइट 6 से 8% और लिम्फोसाइट 20 से 25% होती है। सबसे ज्यादा मात्रा में होती है लिम्फोसाइट्स। अब अगर हम बात करें बेसोफिल्स की, तो जो बेसोफिल्स होती हैं आपकी, ये 3 केमिकल्स को सिक्रेट करती हैं, सेरोटोनिन, हिपेरिन और हिस्टामाइन। इसके साथ साथ दे आर आल्सो इन्वॉल्व इन द इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस। अब अगर हम बात करें इओसिनोफिल की, तो इओसिनोफिल आपकी जो होती है वो इन्फेक्शंस को रेजिस्ट करती है और उसके साथ साथ इनका नंबर बढ़ जाता है ड्यूरिंग एलर्जिक रिएक्शंस। और अगर हम बात करें न्यूट्रोफिल्स की और मोनोसाइट्स की, तो ये कलेक्टिवली दोनों, न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट्स, ये दोनों आपकी इन्वॉल्व होती हैं इन द फेगोसाइटोसिस ऑफ फॉरेन पार्टिकल्स। और लिम्फोसाइट जो होती है वो फर्दर 2 कैटेगरीज में डिवाइड करी गई हैं कि उनका मेचुरेशन कहाँ पर होता है, इस बेसिस पर, टी लिम्फोसाइट्स और बी लिम्फोसाइट। याद रखिएगा, चाहे बेसोफिल हो, चाहे इओसिनोफिल हो, न्यूट्रोफिल हो, आपका मोनोसाइट, लिम्फोसाइट हो, सबकी फॉर्मेशन कहाँ पर होती है? रेड बोन मैरो के अंदर होती है। लेकिन मैचुरेशन कहाँ पर होता है? इस बेसिस पर जो लिम्फोसाइट है वो 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर दी गई है, टी लिम्फोसाइट्स और बी लिम्फोसाइट। अगर अगर रेड बोन मैरो में बने और वहीं पर उसका मैचुरेशन हो, तो ऐसे ग्रेनुलोसाइट्स को, ऐसे लिम्फोसाइट्स को हम लोग बोलते हैं
बी लिम्फोसाइट्स। और अगर इनका मेचुरेशन होता है थाइमस ग्लैंड में तो उनको हम लोग बोलते हैं टी लिम्फोसाइट्स। तो लिम्फोसाइट्स आपकी दो प्रकार की हो गई, टी लिम्फोसाइट्स और बी लिम्फोसाइट्स। जो आपकी बी लिम्फोसाइट्स होती है वो एंटीबॉडी का प्रोडक्शन करती है, वहीं पर टी लिम्फोसाइट्स जो होती है वो बी लिम्फोसाइट्स की हेल्प करती है एंटीबॉडी के प्रोडक्शन में। सो बी लिम्फोसाइट्स प्रोड्यूस करती हैं एंटीबॉडीज, और ये एंटीबॉडीज क्या करती हैं, एंटीजन को किल करती हैं। किस तरीके से किल करती हैं और किस तरीके से ये रिस्पॉन्सिबल होती है इम्यून रिस्पॉन्स के लिए, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज वाले चैप्टर में। सो अभी हाँ, एक बात मैं भूल गया था कि जो ल्यूकोसाइट्स होती हैं वो जनरली शॉर्ट लिव्ड होती हैं। इनका जो लाइफ स्पैन होता है वो बहुत ही कम होता है, लेस देन 10 डेज इनका लाइफ स्पैन होता है। और उसके साथ साथ जो ल्यूकोसाइट्स होती हैं इनके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, क्योंकि हीमोग्लोबिन इसके अंदर नहीं डालना होता है। एंड इवन बहुत सारी डब्ल्यूबीसीज तो ऐसी हैं जिनकी न्यूक्लियस मल्टी न्यूक्लिएटेड होती हैं। एग्जांपल के तौर पर न्यूट्रोफिल्स की जो न्यूक्लियस होती है वो मल्टी न्यूक्लिएटेड होती है, वहीं पर एओसिनोफिल्स जो होती है उनमें भी दो न्यूक्लियस पाई जाती है और हेडफोन शेप का इनका न्यूक्लियस होता है। वहीं पर आपकी जो मोनोसाइट्स होती है वो साइज में बड़ी होती है। लिम्फोसाइट्स का जो न्यूक्लियस होता है, वो जो टी लिम्फोसाइट होता है उसका न्यूक्लियस बीच में होता है, बी लिम्फोसाइट का न्यूक्लियस होता है लोअर राइट सॉरी लोअर लेफ्ट साइड की तरफ होता है। अब अगर हम बात करें बच्चों प्लेटलेट्स यानी कि थ्रोम्बोसाइट्स की, तो थ्रोम्बोसाइट्स का भी दूसरा नाम होता है प्लेटलेट्स। एक्चुअली में हमारे रेड बोन मैरो के अंदर एक स्पेशल टाइप की सेल पाई जाती है जिसका न्यूक्लियस बहुत बड़ा होता है। बड़ा बड़ा न्यूक्लियस होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं मेगा कैरियोसाइट। मेगा मतलब बड़ा, कैरियोन मतलब न्यूक्लियस, साइट मतलब सेल। तो ऐसा सेल जिसका न्यूक्लियस बहुत बड़ा होता है यानी मेगा कैरियोसाइट कहाँ प्रेजेंट होती है, रेड बोन मैरो के अंदर प्रेजेंट होती है। स्पेशल सेल क्यों है, क्योंकि इसका न्यूक्लियस साइज में बड़ा होता है, दैट्स व्हाई इसको मेगा कैरियोसाइट बोलते हैं। तो इन्हीं मेगा कैरियोसाइट की जो सेल होती है इन्हीं की फ्रेगमेंट्स हो जाते हैं, बहुत सारे टुकड़े हो जाते हैं और हर एक टुकड़े को हम लोग बोलते हैं प्लेटलेट्स। सो प्लेटलेट्स क्या है, प्लेटलेट्स कोई सेल नहीं है, प्लेटलेट्स आर एक्चुअली सेल फ्रेगमेंट्स ऑफ मेगा कैरियोसाइट। और इन फ्रेगमेंट्स के अंदर, इन प्लेटलेट्स के अंदर बहुत सारे केमिकल्स फिल्ड होते हैं, बहुत सारे सब्सटेंसेस फिल्ड होते हैं जो कि ब्लड के क्लॉटिंग में मदद करते हैं। So, हम ये बोल सकते हैं कि platelets can release a variety of substances, most of which are involved in the coagulation or clotting of blood। याद रखें ना कि प्लेटलेट के अंदर सिर्फ क्लॉटिंग फैक्टर्स नहीं होती हैं, बहुत सारे केमिकल्स होते हैं और उन बहुत सारे केमिकल्स में से मोस्ट ऑफ द केमिकल्स कैसे होते हैं, कोएगुलेटिंग केमिकल्स होते हैं। ठीक, अब अगर किसी इंसान के अंदर प्लेटलेट्स की कमी हो गई तो जाहिर सी बात है उसको चोट लगेगी, तो उसकी बॉडी से ब्लड का लॉस ज्यादा होगा। ब्लड का लॉस ज्यादा क्यों होगा, क्योंकि क्लॉटिंग नहीं हो पाएगी, क्योंकि क्लॉटिंग कराने वाला जो सेल फ्रेगमेंट है वो एब्सेंट है, तो उसकी बॉडी से ब्लड का लॉस हो जाएगा। ब्लड का लॉस हो जाएगा तो उसकी बॉडी में ब्लड की कमी हो जाएगी, ज्यादा कमी हुई तो इस इंसान की डेथ भी हो सकती है। अब आइए हम बात करते हैं ब्लड ग्रुपिंग्स की। अब अगर हम बात करें ब्लड ग्रुपिंग्स की तो हम सभी ह्यूमंस का जो ब्लड होता है वो देखने में तो एक जैसा होता है, सभी का ब्लड रेड कलर का होता है, सभी के ब्लड में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, प्लाज्मा प्रेजेंट होती है, सभी के ब्लड में और ऑलमोस्ट सारी चीजें सिमिलर होती हैं। लेकिन हम सभी ह्यूमंस का ब्लड सर्टेन एस्पेक्ट्स यानी कुछ एस्पेक्ट्स में डिफर करता है। अब किस एस्पेक्ट्स में डिफर करता है, उसी डिफर के बेसिस पर हमारे ब्लड्स को ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया गया है। लैंड स्टाइनर नाम के एक साइंटिस्ट यानी एक डॉक्टर थे, उन्होंने सबसे पहले इस डिफरेंस को नोटिस किया था। इसी वजह से लैंड स्टाइनर को फादर ऑफ ब्लड ग्रुप भी कहा जाता है। हालांकि वो अपनी एक अलग हिस्ट्री है, उसमें नहीं जाएंगे। हम ये बताना चाहते हैं कि बहुत टाइप्स की ब्लड ग्रुपिंग अब तक करी जा चुकी है हमारी मेडिकल साइंस में, लेकिन उन बहुत सारी ब्लड ग्रुपिंग्स को हमें नहीं पढ़ना है। हमें सिर्फ दो ब्लड ग्रुपिंग्स को पढ़ना है जो कि मेजर ब्लड ग्रुपिंग है, और उनका नाम है एबीओ ग्रुपिंग और आरएच ब्लड ग्रुपिंग। कोई सा भी ब्लड ग्रुपिंग हो, वो ब्लड ग्रुपिंग डिपेंड करेगा ऑन द प्रेजेंस और अब्सेंस ऑफ एंटीजन। एंटीजन कहां पर प्रेजेंट होता है बच्चों, आरबीसी के सरफेस पर, आरबीसी के सरफेस पर प्रेजेंट होता है। हम सभी इंसान के हम सभी ह्यूमंस का जो ब्लड होता है उस ब्लड में मौजूद आरबीसी के सरफेस पर जो एंटीजन प्रेजेंट होता है, वही एंटीजन ये डिसाइड करेगा कि उस इंसान का ब्लड ग्रुप क्या होगा। दोबारा सुनो, किसी भी इंसान के ब्लड की आरबीसी की प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी सरफेस पर मौजूद एंटीजन ये डिसाइड करेगा कि उस इंसान का ब्लड ग्रुप क्या होगा। जैसा एंटीजन होगा वैसा उस इंसान का ब्लड ग्रुप होगा। अगर उस इंसान की आरबीसी पर एंटीजन ए प्रेजेंट है तो उस इंसान का ब्लड ग्रुप ए हो जाएगा, और अगर उस इंसान की आरबीसी की प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर एंटीजन बी प्रेजेंट है तो उसका ब्लड ग्रुप बी हो जाएगा।
अगर एंटीजन ए भी प्रेजेंट है, एंटीजन बी भी प्रेजेंट है, मतलब दोनों एंटीजन प्रेजेंट है, तो उसका ब्लड ग्रुप ए बी हो जाएगा। और अगर एंटीजन अब्सेंट है, क्या बोला, एंटीजन अगर अब्सेंट है तो उसका ब्लड ग्रुप हो जाएगा जीरो ब्लड ग्रुप। और जीरो ब्लड ग्रुप को ही बाद में ओ ब्लड ग्रुप कहा जाने लगा। क्यों कहा जाने लगा ओ ब्लड ग्रुप? क्योंकि यहाँ पर अब बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर अल्फाबेट्स यूज हो रहे थे, ए ब्लड ग्रुप, बी ब्लड ग्रुप और ए बी ब्लड ग्रुप, और लास्ट में जीरो ब्लड ग्रुप डजंट साउंड सो गुड, सो कहा, डॉक्टर्स ने कहा कि चलो इसको ओ ब्लड ग्रुप कर देते हैं ताकि सारे अल्फाबेट्स हो जाएं। और भी रीजंस हो सकते हैं, ब्रिटिश और अमेरिकन इंग्लिश का लोचा, क्योंकि ब्रिटिश या अमेरिकन अमेरिकन इंग्लिश में, ब्रिटिश इंग्लिश में जो जीरो होता है उसको ओ पढ़ा जाता है, तो दैट वुड बी वन ऑफ द रीजन। सो हमें उसमें नहीं जाना है। ऐसा समझो कि जैसा एंटीजन वैसा ब्लड ग्रुप, एंटीजन ए ब्लड ग्रुप ए, एंटीजन बी ब्लड ग्रुप बी, एंटीजन ए और बी दोनों प्रेजेंट है तो ब्लड ग्रुप ए बी, अगर एंटीजन एब्सेंट है तो ब्लड ग्रुप जीरो यानी ब्लड ग्रुप ओ। अब समझना, जो एंटीजन प्रेजेंट होता है, क्या बोला, जो जो एंटीजन प्रेजेंट होता है उस एंटीजन की करस्पॉन्डिंग एंटीबॉडी हमारे ब्लड के प्लाज्मा में अब्सेंट होती है। फिर से सुनो, जो एंटीजन हमारे ब्लड की आरबीसी के सरफेस पर प्रेजेंट है उस एंटीजन की करस्पॉन्डिंग एंटीबॉडी हमारे ब्लड के प्लाज्मा में अब्सेंट होगी। जैसे अगर मेरे आरबीसी के सरफेस पर एंटीजन ए प्रेजेंट है तो मेरे ब्लड के प्लाज्मा के अंदर एंटीबॉडी ए अब्सेंट होगी। क्यों अब्सेंट होगी? क्योंकि सेम एंटीजन और सेम एंटीबॉडी एक ब्लड में नहीं रह सकती हैं। क्यों नहीं रह सकती है? क्योंकि एंटीजन और एंटीबॉडी का रिलेशन आपस में एंटागोनिस्ट होता है, एक दूसरे के दुश्मन होते हैं, और एंटीजन और एंटीबॉडी आपस में इंटरेक्ट कर जाएंगे अगर सेम टाइप्स की रहेंगी और ब्लड क्लॉट कर जाएगा। सो इसी वजह से अगर किसी इंसान की जो एंटीजन होती है उस एंटीजन की करस्पॉन्डिंग एंटीबॉडी उसके प्लाज्मा में एब्सेंट होती है, और जो एंटीजन अब्सेंट होता है उस एंटीजन की करस्पॉन्डिंग एंटीबॉडी प्रेजेंट होती है। जैसे मेरा एंटीजन ए है, मेरे पास बी वाला एब्सेंट है। जैसे मान लो मेरा ब्लड ग्रुप ए है, तो ब्लड ग्रुप ए है मतलब मेरे आरबीसी पर एंटीजन ए है। एंटीजन ए है ना? हाँ बिल्कुल एंटीजन है। तो अब्सेंट कौन सा है? बी वाला है। तो यही जो अब्सेंट है बी वाला, इस बी की करस्पॉन्डिंग एंटीबॉडी मतलब बी एंटीबॉडी वो हमारे ब्लड प्लाज्मा के अंदर प्रेजेंट होगी। तो आई होप ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, बट सिंपल शब्दों में ऐसे याद रख लो कि जो एंटीजन प्रेजेंट होता है वो एंटीबॉडी अब्सेंट होती है, और जो एंटीजन अब्सेंट होता है उसकी करस्पॉन्डिंग एंटीबॉडी प्रेजेंट होती है। एंटीजन ए प्रेजेंट है तो ब्लड ग्रुप ए होगा, लेकिन एंटीबॉडी बी प्रेजेंट होगा। अगर तुम्हारा ब्लड ग्रुप बी है तो तुम्हारे प्लाज्मा में एंटीबॉडी बी अब्सेंट होगी, प्रेजेंट कौन सी होगी? जो बची यानी एंटीबॉडी ए। ऐसा समझो। हाँ, अगर किसी इंसान का ब्लड ग्रुप ए बी है तो मतलब उसके पास दोनों एंटीजन प्रेजेंट है, एंटीजन ए भी है और एंटीजन बी भी है, तो उसके प्लाज्मा में दोनों एंटीबॉडी एब्सेंट होगी, एंटीबॉडी ए भी एब्सेंट होगी और एंटीबॉडी बी भी एब्सेंट होगी। अब अगर किसी के ब्लड में जो आरबीसी है उस पर एंटीजन अब्सेंट है मतलब उसका ब्लड ग्रुप ओ है, तो एंटीजन अब्सेंट है मतलब एक भी एंटीजन नहीं है, तो एक भी एंटीजन नहीं है मतलब दोनों एंटीबॉडी प्रेजेंट होंगे। तो एंटीजन कौन सा प्रेजेंट है और एंटीबॉडी कौन सा प्रेजेंट है, आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। सो अब एंटीजन और एंटीबॉडी के डेफिनेशन में मैं नहीं जाने वाला हूँ। एंटीजन क्या होता है? बेसिकली एंटीजन प्रोटीन्स के बने हुए ऐसे केमिकल्स होते हैं या फिर फॉरेन पार्टिकल्स होते हैं जो कि एंटीबॉडी का प्रोडक्शन करते हैं। एंटीजन इज नथिंग बट एंटीबॉडी जनरेटिंग पार्टिकल्स, कोई भी ऐसे पार्टिकल जो आपकी बॉडी के अंदर इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करवाते हैं उसको हम लोग बोलते हैं एंटीजन। अच्छा, अब समझना बच्चे, हाँ अब आइए बात करते हैं हम ब्लड डोनेशन किया था, कौन किसको ब्लड डोनेट कर सकता है और कौन किसको ब्लड डोनेट नहीं कर सकता है। समझो, हमें ब्लड डोनेशन में सिर्फ और सिर्फ एक रूल ध्यान रखना है कि जो ब्लड देगा यानी जो डोनर होगा उसका चेक करेंगे एंटीजन, और जो ब्लड लेगा उसका चेक करेंगे एंटीबॉडी, और ये चेक करेंगे कि दोनों चीजें आपस में मैच ना करें, मतलब एंटीजन और एंटीबॉडी सेम ना हो। अगर सेम नहीं होगी तो आप ब्लड डोनेट कर सकते हैं, लेकिन अगर सेम होगी तो आप ब्लड डोनेट नहीं कर सकते हैं। जो देगा यानी जो ब्लड डोनेट करेगा, जो डोनर होगा उसका चेक करेंगे एंटीजन, और जो ब्लड लेगा उसका चेक करेंगे एंटीबॉडी। अब ऐसा क्यों होगा?
क्यों हम डोनर का एंटीबॉडी नहीं चेक करेंगे, ये आउट ऑफ सिलेबस है, ये आप पढ़ेंगे हायर क्लासेस में, मतलब जो आप एमबीबीएस करेंगे। तो हाँ, तो ऐसा सिंपली याद रखो ना यार, तुम अच्छा समझो समझो बात को। देखो, जो ब्लड देता है उसका चेक करेंगे एंटीजन, और जो ब्लड लेता है उसका चेक करेंगे एंटीबॉडी। सपोज दैट मेरा ब्लड ग्रुप, सपोज दैट कोई पेशेंट आया और उस पेशेंट का मान लेते हैं ब्लड ग्रुप ए है, उस पेशेंट का मान लेते हैं ब्लड ग्रुप ए है। अब भी अभी मैं डायरेक्ट बता सकता हूँ कि सेम सेम वाले आपस में ले सकते हैं, ए वाला ए को दे सकता है, बाकी ओ वाला सबको दे सकता है, ए बी वाला सबसे ले सकता है, लेकिन मैं नहीं बताना चाहता हूँ। मैं सोचने की आपकी जो मेंटालिटी है उसको मैं डेवलप कराना चाहता हूँ। आप सोचो मेरे साथ, एक्सपेरिमेंट करके खुद सोचो, चीजों को समझो, नहीं तो आप भूल जाओगे। और अगर एक बार करके देख लोगे तो कभी भी भूलोगे नहीं, आप चीजों को सोच ले जाओगे। और पढ़ने से दिमाग कभी तेज नहीं होता है, पढ़ने से दिमाग तेज नहीं होता है, सोचने से दिमाग तेज होता है। ठीक, एक पेज पढ़िए, 5 मिनट बैठकर सोचिए कि आपने क्या पढ़ा, कैसे पढ़ा, उसको रिकॉल करने की कोशिश करिए, तब आपका दिमाग तेज होगा। नहीं, पढ़ने से ज्यादा थोड़ी ना तेज होता है। एक न्यूज़पेपर वाले से ज्यादा कौन पढ़ता है भाई, दिन भर वो न्यूज़पेपर ही पढ़ता रहता है, लेकिन अगर उससे पूछ लोगे कि परसों के न्यूज़पेपर में क्या पढ़ा था, वो बता नहीं पाएगा सही से। तो हालांकि वो टॉपिक डिफरेंट है। तो मैं ये कह रहा था कि मान लो एक पेशेंट आया और उस पेशेंट की बॉडी से बहुत सारा ब्लड लॉस हो गया, और उस पेशेंट का ब्लड ग्रुप है ए। तो आओ हम चेक करते हैं कि कौन कौन उसको ब्लड दे सकता है और कौन किस किस से वो ब्लड ले सकता है। मान लो उसका ब्लड ग्रुप ए है, जो पेशेंट है उसका ब्लड ग्रुप ए है। तो ब्लड ग्रुप ए है मतलब उसके आरबीसी के ऊपर एंटीजन भी क्या होगा, ए होगा। ठीक, एंटीबॉडी कौन सा होगा, बी होगा उसके प्लाज्मा में। अब आओ अपना देखते हैं। मान लेते हैं हमारा यानी जो डोनर होगा, जिसको ब्लड हम डोनेट करेंगे, उस डोनर का ब्लड ग्रुप मान लेते हैं बी है। ठीक, तो बी है मतलब उसकी आरबीसी पर एंटीजन बी प्रेजेंट है, और उसकी प्लाज्मा के अंदर एंटीबॉडी ए प्रेजेंट होगा। और जो डोनर होता है उसका चेक करते हैं एंटीजन, जो डोनर होता है उसका चेक करते हैं एंटीजन। और डोनर का एंटीजन क्या है, डोनर का एंटीजन क्या है, बी है। और जो रिसीवर है, जो ब्लड ले रहा है, उसका चेक करते हैं एंटीबॉडी, और उसका एंटीबॉडी कौन सा है, उसका एंटीबॉडी है बी, क्योंकि उसका जो एंटीजन था, जो ब्लड ग्रुप था वो ए था, तो उसके पास एंटीबॉडी बी है, और तुम जो ब्लड दे रहे हो उसके पास एंटीजन बी है। तो एंटीबॉडी बी और एंटीजन ए, इन दोनों का आपस में लेन देन नहीं हो सकता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर दोनों आपस में क्लम्प कर जाएंगे, दोनों का इंटरेक्शन हो जाएगा और ब्लड क्लॉट कर जाएगी। मैं समझ सकता हूँ कि समझ में नहीं आ रहा होगा, बट कभी डिटेल में जब हम क्लास में पढ़ेंगे फिर उसको समझेंगे। अभी के लिए मैं एक रूल बता देता हूँ, आप उसको याद रखें कि सेम ब्लड ग्रुप वाले आपस में ब्लड डोनेट कर सकते हैं। मतलब ए वाला ए को दे सकता है, बी वाला बी को दे सकता है, ओ वाला ओ को दे सकता है, ए बी वाला ए बी को दे सकता है। सेम वाले सेम को ब्लड दे सकते हैं। और जो ओ ब्लड ग्रुप होता है वो यूनिवर्सल डोनर होता है। यूनिवर्सल डोनर है मतलब वो किसी को भी ब्लड डोनेट कर सकता है। तो अगर किसी को भी ब्लड डोनेट कर सकता है, तो अगर मेरा ब्लड ग्रुप ए है तो मैं किससे ले सकता हूँ, मैं ओ से ले सकता हूँ। क्यों, क्योंकि वो यूनिवर्सल डोनर है, वो सबको ले सकता है, तो मैं ओ से ले सकता हूँ। और मेरा ब्लड ग्रुप ए है तो ए वाले से तो मैं ले ही सकता हूँ। मतलब जो मेरा ब्लड ग्रुप है उस वाले बंदे वाले ब्लड ग्रुप से तो मैं ले ही सकता हूँ, और साथ ही साथ में ओ वाले से भी ले सकता हूँ, क्योंकि ओ यूनिवर्सल डोनर होता है। तो अगर किसी का ब्लड ग्रुप बी है और वो उसको चोट लग गई है, तो उसको ब्लड कौन दे सकता है, उसको ब्लड दे सकता है बी वाला। और कौन दे सकता है, ब्लड ग्रुप ओ वाला। अब यूनिवर्सल रेसिपिएंट बोलते हैं ब्लड ग्रुप ए बी वाले को। यूनिवर्सल रेसिपिएंट कहने का मतलब ये हुआ कि वो किसी से भी ब्लड ले सकता है। अब एक बहुत ही कॉन्सेप्चुअल सवाल ये बनता है कि यूनिवर्सल डोनर कौन है, कौन ओ ओ ब्लड ग्रुप, यूनिवर्सल रेसिपिएंट कौन है, ए बी वाला ब्लड ग्रुप। लेकिन सवाल ये बनता है कि वो यूनिवर्सल डोनर क्यों है और ए बी यूनिवर्सल रेसिपिएंट क्यों है। तो ये ध्यान रखना बच्चों कि वो यूनिवर्सल डोनर इसलिए है, क्यों, क्योंकि उसकी आरबीसी के ऊपर एक भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं है, नहीं है। ये बात ध्यान रख लेना कि वो यूनिवर्सल डोनर इसलिए है, वो ब्लड ग्रुप वाला यूनिवर्सल डोनर इसलिए है क्योंकि उसकी आरबीसी के सरफेस पर एक भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं है। और एबी वाला यूनिवर्सल रेसिपिएंट इसलिए है क्योंकि उसकी प्लाज्मा के अंदर एक भी एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं है।
बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये बच्चों, बहुत ही कॉन्सेप्चुअल पॉइंट है, इसको ध्यान रख लेना, ध्यान रख लेना, ध्यान रख लेना। ओ ब्लड ग्रुप वाला यूनिवर्सल, देखो देखो देखो, अच्छा सुनो सुनो सुनो, ओ वाला यूनिवर्सल डोनर है, ठीक, क्यों है? दो दो रीजन में यहाँ पर देता हूँ आपको। ओ वाला यूनिवर्सल डोनर इसलिए है, क्यों? क्योंकि उसकी आरबीसी के ऊपर एक भी एंटीजन नहीं है, इसलिए है डोनर। या फिर ओ वाला यूनिवर्सल डोनर इसलिए है क्योंकि उसके प्लाज्मा के अंदर दोनों एंटीबॉडी प्रेजेंट है। जो ये दोनों बातें मैंने कही है, दोनों बातें सही हैं, दोनों स्टेटमेंट सही है, बट रीजन कौन सी सही है? रीजन पहला वाला सही है, यानी पहला वाला रीजन सही है। क्यों? क्योंकि ओ वाले के पास में एक भी एंटीजन नहीं होता है, इस वजह से भी वो यूनिवर्सल डोनर होता है। और जो एबी वाला होता है उसके पास में एक भी एंटीबॉडी नहीं होती है, इस वजह से वो यूनिवर्सल रेसिपिएंट होता है। ठीक। यहाँ पर बात खत्म हो जाती है। अब बात करते हैं आरएच ब्लड ग्रुपिंग की। आरएच ब्लड ग्रुपिंग की बात करें तो सबसे पहले आरएच एंटीजन, मैंने को बताया था कोई भी ब्लड ग्रुपिंग हो, चाहे एबी हो, चाहे आरएच ग्रुपिंग हो, चाहे एमएनएस ब्लड ग्रुपिंग हो, चाहे बॉम्बे ब्लड ग्रुपिंग हो, कोई भी ब्लड ग्रुपिंग हो, ब्लड ग्रुपिंग डिपेंड करती है प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ एंटीजन पर। सो एबीओ ब्लड ग्रुपिंग हमारा डिपेंड करता था ऑन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ टू सक्सेस एंटीजन, एंटीजन ए और एंटीजन बी। तो आरएच एंड आरएच ब्लड ग्रुपिंग विल आल्सो डिपेंड ऑन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ आरएच एंटीजन। आरएच एंटीजन जो है सबसे पहले वो रीसस मंकी के अंदर डिस्कवर किया गया था। इसी वजह से उस रीसस मंकी का जो रीसस मंकी मतलब वही मकाका मुलाटा जो नॉर्मल मंकी हमारे छतों पर टहलते रहते हैं, उन्हीं को बोलते हैं रीसस मंकी। तो उन्हीं के ब्लड के आरबीसी के ऊपर सबसे पहले इस एंटीजन को डिस्कवर किया गया था, तो इसी वजह से उस एंटीजन का नाम दे दिया गया आरएच एंटीजन। अब आरएच एंटीजन जो होती है वो लगभग लगभग 80% ह्यूमन में, मतलब 80% ह्यूमंस में आरएच एंटीजन प्रेजेंट होती है। और ऐसे इंसान जिनकी आरबीसी के सरफेस पर आरएच एंटीजन प्रेजेंट होता है उनको बोलते हैं पॉजिटिव, उनके ब्लड को बोलते हैं पॉजिटिव, यानी आरएच पॉजिटिव ब्लड। और अगर एंटीजन आरएच एंटीजन एब्सेंट है तो उनके ब्लड को बोलेंगे आरएच नेगेटिव ब्लड। सो अब कंप्लीट ब्लड ग्रुपिंग क्या हो सकता है? मान लो मेरे आरबीसी के ऊपर एंटीजन ए भी प्रेजेंट है और आरएच एंटीजन भी प्रेजेंट है, तो मेरा ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा? ए पॉजिटिव। पॉजिटिव क्यों? क्योंकि आरएच एंटीजन प्रेजेंट है। और ए क्यों? क्योंकि ए एंटीजन प्रेजेंट है। अगर किसी का ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव है, ओ नेगेटिव कहने का मतलब क्या हुआ? ओ नेगेटिव कहने का मतलब क्या हुआ? ओ नेगेटिव कहने का मतलब ये हुआ कि वो मतलब जीरो, जीरो मतलब एंटीजन एब्सेंट है, ना ए एंटीजन है ना बी एंटीजन है। और नेगेटिव कहने का मतलब ये हुआ कि आरएच एंटीजन भी एब्सेंट है। ठीक। अब ए बी पॉजिटिव अगर किसी का ब्लड ग्रुप हुआ, इसका मतलब क्या हुआ? अगर किसी का ब्लड ग्रुप ए बी पॉजिटिव है मतलब ये हुआ कि उस इंसान की आरबीसी के ऊपर एंटीजन ए प्रेजेंट है, एंटीजन बी प्रेजेंट है और साथ ही साथ आरएच एंटीजन भी प्रेजेंट है, तभी तो वो पॉजिटिव हुआ। तो पॉजिटिव नेगेटिव आपका प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ आरएच एंटीजन दिखाता है और ए बी आपका ए बी और ब्लड प्रोटीन दिखाता है। ठीक। तो अब आरएच ब्लड ग्रुपिंग में हम बात करते हैं ब्लड डोनेशन की। तो याद रखें ना कि ओ ब्लड ग्रुप वाला यूनिवर्सल डोनर होता है, ये बात तो सही है, लेकिन यूनिवर्सल डोनर कौन होता है? ओ पॉजिटिव वाला या ओ नेगेटिव वाला? ओ में भी तो दो कैटेगरीज हैं। तो मैंने आपको बताया था कि डोनर वो अच्छा होता है जिसके पास में एंटीजन ना हो, जिसके पास एंटीजन ना हो। तो ओ नेगेटिव, नेगेटिव वाले के पास आरएच एंटीजन नहीं है तो ओ नेगेटिव वाला यूनिवर्सल डोनर होगा। और ए बी ब्लड ग्रुप यूनिवर्सल रेसिपिएंट होता है। अब ए बी वाला भी दो टाइप का होगा, ए बी पॉजिटिव और ए बी नेगेटिव। तो ए बी पॉजिटिव वाला यूनिवर्सल रेसिपिएंट होगा या ए बी नेगेटिव वाला यूनिवर्सल रेसिपिएंट होगा? सोचिए। रेसिपिएंट वो अच्छा होता है, यानी ब्लड रिसिपिएंट वो अच्छा होता है जिसकी प्लाज्मा के अंदर एंटीबॉडी एब्सेंट होती है, जिसकी प्लाज्मा के अंदर एंटीबॉडी एब्सेंट होती है। तो अच्छा, तो आप ऐसे ऐसे ध्यान रखो। अरे हालांकि आरएच एंटीबॉडी नेचुरली किसी भी इंसान के ब्लड में नहीं पाई जाती है, तो बताऊंगा अभी मैं। ऐसे याद रख लो कि ओ नेगेटिव अगर यूनिवर्सल डोनर है तो ए बी पॉजिटिव यूनिवर्सल रेसिपिएंट होगा। ठीक। अब एक स्पेशल केस है आरएच इनकॉम्पैटिबिलिटी मतलब आरएच मिसमैचिंग का, वो है एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिसिस, सॉरी एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस। इसमें होता क्या है इस केस में? एक केस है, एक कपल्स होते हैं, कपल में यानी एक मेल है और एक फीमेल है और इनसे एक बच्चा पैदा हुआ। ठीक। अब समझो, केस समझो, जो माँ है यानी जो फीमेल है, हम माँ फीमेल को मदर बोलेंगे और मेल को फादर बोलेंगे और बच्चे को बच्चे बोलेंगे। ठीक है, अभी फीटस बोलेंगे। तो अब समझना कि जो मदर है उसका ब्लड है आरएच नेगेटिव
और जो फादर है उनका ब्लड ग्रुप है RH पॉजिटिव। इन दोनों से जो बच्चा प्रोड्यूस हुआ है उसका ब्लड है RH पॉजिटिव। तो होगा क्या इस केस में, जब माँ के गर्भ में अर्थात माँ के यूटेरस में जब बच्चा होता है ड्यूरिंग इट्स गेस्टेशन पीरियड, ड्यूरिंग इट्स एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, तो माँ और बच्चे का ब्लड यानी मैटरनल ब्लड एंड बच्चे का जो ब्लड होता है इज वेल सेपरेटेड बाय प्लेसेंटा। लेकिन जब बच्चा डेवलप हो जाता है और 9 महीने बाद जब डिलीवरी का जो पार्ट्यूरेशन का जो टाइम आता है, तो उस डिलीवरी और पार्ट्यूरेशन के दौरान माँ और बच्चे के ब्लड की मिक्सिंग हो जाती है। अर्थात जब बच्चे की डिलीवरी होती है तो उस टाइम पर जो अम्बिलिकल कॉर्ड होता है उसको कट किया जाता है, और कट करने के दौरान जो बच्चे का ब्लड होता है वो माँ के ब्लड से मिक्स हो जाता है। मतलब माँ के ब्लड का सामना हो जाता है बच्चे के ब्लड से, मतलब माँ के RH नेगेटिव ब्लड का सामना हो जाता है बच्चे के RH पॉजिटिव वाले ब्लड से। और माँ चूंकि RH नेगेटिव है तो माँ उस RH पॉजिटिव वाले ब्लड को, बच्चे के RH पॉजिटिव वाले ब्लड को पहचान नहीं पाती है और उस RH पॉजिटिव के खिलाफ बनाने लगती है RH एंटीबॉडी। लेकिन लेकिन तब तक वो बच्चा डिलीवर हो जाता है और उस बच्चे को कोई दिक्कत नहीं आती है। लेकिन इन द केस ऑफ सेकेंड डिलीवरी अर्थात सेकेंड प्रेगनेंसी के दौरान, सेकेंड प्रेगनेंसी के टाइम पर मान लो सेकेंड प्रेगनेंसी हुई और उस सेकेंड प्रेगनेंसी में भी बच्चा RH पॉजिटिव होना चाहिए, कंडीशन अप्लाइड। तो अगर सेकेंड प्रेगनेंसी में भी बच्चे का ब्लड RH पॉजिटिव है और उस दौरान भी आपका जो बच्चा होता है उसको, जो बच्चा होता है उसके डिलीवरी के दौरान उस जो सॉरी 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 हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि अगर जो बच्चा सेकंड चाइल्ड हुआ तो अगर उसका ब्लड RH पॉजिटिव हुआ, तो चूंकि माँ के ब्लड में ऑलरेडी RH एंटीजन बन चुकी है RH पॉजिटिव के खिलाफ से, और ये जो सॉरी RH एंटीबॉडी बन चुकी है RH एंटीजन के खिलाफ, तो ये एंटीबॉडीज बहुत ही छोटी होती है इस साइज में और ये प्लासेंटा को क्रॉस करते हुए अम्बिलिकल कार्ड से होते हुए ये बच्चे के ब्लड में चली जाएंगी, और बच्चे के ब्लड में जाएंगी तो एंटीबॉडी उस RBC के सरफेस पर मौजूद एंटीजन से बाइंड करेगी, ये दोनों का इंटरेक्शन होगा और बच्चे की जो RBC होगी, जो फीटस की RBC होगी वो ब्लास्ट होगी, और उस ब्लास्ट होने से जो बच्चे का ब्लड होगा उसके अंदर RBC की कमी आएगी, RBC की कमी आएगी, हीमोग्लोबिन की कमी, हीमोग्लोबिन फटेंगे और हीमोग्लोबिन फटेंगे तो बिलिरुबिन और बिलिरुबिन में कन्वर्ट होंगे, और बिलिरुबिन और बिलिरुबिन जो होते हैं वो ब्लू सॉरी वो येलो कलर के होते हैं, और इसी वजह से बच्चे को क्या हो जाएगा, एनीमिया हो जाएगा, मतलब पीलिया हो जाएगा, और सीवियर केस में सॉरी 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 जॉन्डिस हो जाएगा, जॉन्डिस हो जाएगा, और सीवियर केस में बच्चे की डेथ भी हो सकती है। अच्छा, तो सर इसका क्या तरीका है, कैसे बच सकते हैं? इसका तरीका ये है कि जब पहले बच्चे की डिलीवरी हो जाए, तब जब पहले बच्चे की डिलीवरी हो जाए तो माँ के ब्लड के अंदर RH एंटीबॉडी बनने लगी है, तो RH एंटीबॉडी बनने से पहले ही अर्थात जैसे ही फर्स्ट डिलीवरी हो बच्चे की, वैसे ही माँ के ब्लड में आप एंटीबॉडी इंजेक्ट कर दीजिए, ऐसी एंटीबॉडी इंजेक्ट कर दीजिए जो कि उस RH एंटीबॉडी को किल कर दे। तो उस एंटीबॉडी का नाम होगा एंटी RH एंटीबॉडी, इसको हम लोग प्रोग्राम भी बोलते हैं। So it can be avoided by administering an anti-RH antibody to the mother immediately after the delivery of first child. Immediately after the delivery of first child. याद रखना RH वाले में पॉजिटिव वाला नेगेटिव का ब्लड नहीं दे सकता है, लेकिन RH नेगेटिव वाला पॉजिटिव ब्लड दे सकता है। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज कोagulation ऑफ ब्लड। कोagulation बोलिए चाहे क्लॉटिंग बोलिए चाहे एग्लूटिनेशन बोलिए, तीनों का मतलब सेम होता है, दैट इज थक्का जमना। जब भी हमें कहीं चोट लगती है या कोई इंजरी होती है तो हमारे बॉडी का वो पार्ट जो इंजर्ड होता है वहाँ से ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाती है, वहाँ से खून निकलना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन कुछ टाइम बाद वहाँ से ब्लीडिंग होना रुक जाता है, ब्लीडिंग होना बंद हो जाता है, और इसी को बोलते हैं कि ब्लड क्लॉट कर गया है, मतलब खून का
का थक्का जम गया है। अब ये होता कैसे है, आइए मैकेनिज्म को समझते हैं। जो हमारा टिश्यू इंजर्ड होता है, वो टिश्यू कुछ ऐसे केमिकल्स निकालता है, कुछ ऐसे फैक्टर्स निकालता है जो कि क्लॉटिंग में मदद करते हैं, और कुछ ऐसे भी केमिकल्स निकालते हैं जो कि प्लेटलेट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। और प्लेटलेट्स जब उस इंजर्ड वाली साइट पर आते हैं तो वहाँ पर आने के बाद में प्लेटलेट्स ब्रस्ट करते हैं, और उस प्लेटलेट्स के अंदर से भी निकलते हैं क्लॉटिंग फैक्टर। तो यहाँ पर एट द साइट ऑफ इंजरी दो टाइप्स के क्लॉटिंग फैक्टर निकले हैं, एक प्लेटलेटिक क्लॉटिंग फैक्टर जो निकले हैं प्लेटलेट से, और दूसरा क्लॉटिंग फैक्टर निकला है इंजर्ड टिश्यू से। तो इंजर्ड टिश्यू ने निकाला क्लॉटिंग फैक्टर और प्लेटलेट ने भी निकाला प्लेटलेटिक क्लॉटिंग फैक्टर। ये दोनों क्लॉटिंग फैक्टर्स कैल्शियम और प्रोटीन की मदद से एक एंजाइम कॉम्प्लेक्स बनाते हैं जिसका नाम होता है थ्रोम्बोकाइनेज। याद रख लेना, थ्रोम्बोकाइनेज का ही दूसरा नाम होता है थ्रोम्बोप्लास्टिन। और ये कोई सिंगल एंजाइम नहीं है, ये एंजाइम कॉम्प्लेक्स है, मतलब बहुत सारे एंजाइम्स का एक ग्रुप है। अब ये थ्रोम्बोकाइनेज क्या करता है, ये थ्रोम्बोकाइनेज प्लाज्मा में मौजूद प्रोटीन, इनएक्टिव प्रोटीन दैट इज प्रोथ्रोम्बिन को कन्वर्ट कर देता है थ्रोम्बिन में, जो कि प्रोथ्रोम्बिन का एक्टिव स्टेट होता है। अब ये थ्रोम्बिन क्या करेगा, ये थ्रोम्बिन जो है वो इनएक्टिव फाइब्रिनोजेन को कन्वर्ट कर देगा फाइब्रिन में, और यही प्रोसेस बार बार चलता रहेगा और बार बार फाइब्रिन्स बनते रहेंगे एट द साइट ऑफ इंजरी। कुछ समय बाद ढेर सारे फाइब्रिन के नेटवर्क्स बन जाएंगे, जाल बन जाएंगे, और इन्हीं नेटवर्क ऑफ फाइब्रिन में डेड एंड डैमेज फॉर्म्ड एलिमेंट्स फंस जाते हैं और ब्लड क्लॉट कर जाता है। कैल्शियम आयन प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द क्लॉटिंग ऑफ ब्लड या इन द कोagulation ऑफ ब्लड। ब्लड क्लॉटिंग की जो रिएक्शंस है सारी, हर एक रिएक्शन पिछले रिएक्शन से कनेक्टेड होती है। मतलब अगर एक भी रिएक्शन यहाँ पर आप हटाओगे तो पूरी मैकेनिज्म डिस्टर्ब हो जाती है, और इस तरीके के रिएक्शन को हम लोग कैस्केड रिएक्शन बोलते हैं, अर्थात लिंक्ड रिएक्शन बोलते हैं। अच्छा, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एट द साइट ऑफ क्लॉटिंग आपको एक डार्क रेडिश ब्राउन कलर का स्ट्रक्चर दिखेगा, और उसको हम लोग बोलते हैं कोगुलम या फिर क्लॉट या फिर स्कम। अच्छा, हमारा ब्लड बॉडी के अंदर क्लॉट क्यों नहीं करता है, इसका रीजन ये है कि ब्लड के अंदर एक एंटीकोएगुलेंट केमिकल पाया जाता है, और उसको हम लोग बोलते हैं हिपैरिन। हिपैरिन एक एंटीकोएगुलेंट केमिकल है जिसकी वजह से हमारा ब्लड बॉडी के अंदर कोएगुलेट नहीं करता है, ब्लड वेसल के अंदर कोएगुलेट नहीं करता है। अच्छा, और ब्लड वेसल में जितने भी आपके क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं वो सारे के सारे इनएक्टिव स्टेट में होते हैं, और वो एक्टिव तभी होते हैं जब कोई इंजरी होती है या फिर कोई एक्सीडेंट होता है और ब्लड लॉस होने लगता है। क्लॉटिंग का मैकेनिज्म ब्लड कोएगुलेशन एक तरीका है बॉडी का एक्सेसिव ब्लड लॉस को प्रिवेंट करने का, ताकि ज़्यादा खून ना लॉस हो जाए। आइए अब बात करते हैं लिम्फ के बारे में। लिम्फ क्या है, टिश्यू फ्लूइड क्या है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड क्या है, इसको अच्छे से समझने के लिए आप पहले ये जानिए कि हमारी बॉडी में ब्लड वेसल्स तीन टाइप की पाई जाती हैं, आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज। आर्टरीज का काम होता है ब्लड को हार्ट से दूर लेकर जाना, अवे लेकर जाना, वहीं पर वेन्स का काम होता है ब्लड को हार्ट की तरफ लेकर आना। और जहाँ कहीं भी ब्लड और टिश्यूज यानी सेल्स के बीच में एक्सचेंज होना होता है ग्लूकोज, अमीनो एसिड, लिपिड, वाटर, हार्मोन, इन सभी चीज़ों का, तो वहाँ पर जो ब्लड का वेसल्स इस्तेमाल होता है उसका नाम होता है कैपिलरी। कैपिलरी में एक्चुअली में मौजूद होते हैं बहुत सारे पोर्स, और उन्हीं पोर्स के माध्यम से ये सारी न्यूट्रिएंट, सारी चीज़ें बाहर चली आती हैं, और सेल्स और टिश्यूज वो सारी चीज़ें ले लेती हैं। तो होता क्या है बच्चों, जब हमारा ब्लड कैपिलरी से पास कर रहा होता है इन बिटवीन द सेल्स या फिर इन द टिश्यूज, तो उस कैपिलरी में मौजूद पोर्स के माध्यम से कुछ चीजें निकलकर इंटरस्टिशियम में चली आती हैं, मतलब सेल्स के बीच वाले स्पेस में चली आती हैं। कौन सी चीजें निकलकर चली आती हैं, वाटर, और उस वाटर में सॉल्यूबल सारी चीजें, स्मॉल प्रोटीन्स, लीविंग द लार्जर प्रोटीन एंड मोस्ट ऑफ द फॉर्म्ड एलिमेंट। मतलब फॉर्म्ड एलिमेंट, मोस्ट ऑफ द फॉर्म्ड एलिमेंट और लार्जर प्रोटीन्स नहीं आती हैं, बाकी सारी चीजें मतलब ग्लूकोज, अमीनो एसिड, लिपिड, हार्मोन्स, वाटर, ये सारी चीजें निकलकर इंटरस्टिशियम में चली आती हैं। ठीक, और क्या नहीं आती हैं, मोस्ट ऑफ द फॉर्म्ड एलिमेंट्स और आपका लार्जर प्रोटीन, ये नहीं आता है। अब ये जो फ्लूइड इकट्ठा हुआ है इंटरस्टिशियम में, यानी इंटरस्टिशियम स्पेस में, इसी फ्लूइड को हम लोग बोलते हैं इंटरस्टिशियल फ्लूइड, या फिर इसी को बोल दीजिए टिश्यू फ्लूइड। अच्छा,
अब टिश्यू फ्लूइड और लिम्फ में थोड़ा-सा डिफरेंस होता है, लेकिन एनसीईआरटी दोनों को सेम मान के चलती है, तो हम भी सेम मान के चलेंगे। लेकिन पहले हम डिफरेंस समझ लेते हैं कि क्या है। तो ये जो फ्लूइड इकट्ठा हुआ है इंटरस्टिशियम में, इसी को बोलते हैं इंटरस्टिशियल फ्लूइड या फिर टिश्यू फ्लूइड। अब होगा क्या, सेल्स जो होंगी, जो टिश्यूज़ होंगे, वो इन सारी न्यूट्रिएंट्स, वाटर और एसेंशियल चीज़ों को निकाल लेंगी, ले लेंगी और बदले में जो वेस्ट प्रोडक्ट सेल ने बनाई हैं, उनको इसमें डाल देंगी। और अब ये जो फ्लूइड है, ये चला जाएगा लिम्फेटिक वेसल्स में, अर्थात लिम्फ के वेसल में। अब ये जो फ्लूइड गया है लिम्फेटिक वेसल में, तो लिम्फेटिक वेसल में मौजूद फ्लूइड को बोलेंगे लिम्फ। अब लेकिन वही फ्लूइड तो गया है, फ्लूइड वही है, बट उसमें जो अमाउंट है, कंसंट्रेशन है चीज़ों का, वो डिफरेंट हो गया, वो वेरी कर गया है। जो टिश्यू फ्लूइड था उसमें ऑक्सीजन ज़्यादा था, ग्लूकोज ज़्यादा था, अमीनो एसिड ज़्यादा था, अच्छी चीज़ें ज़्यादा थी। लेकिन उन सभी चीज़ों का इस्तेमाल कर लिया सेल ने और बदले में वेस्ट प्रोडक्ट डाल दिया। फिर ये वेस्ट प्रोडक्ट वाला फ्लूइड और वाटर और ये सारी चीज़ें चली गई लिम्फेटिक वेसल में, और अब इस लिम्फेटिक वेसल में मौजूद इस फ्लूइड को बोलेंगे लिम्फ। और लिम्फ के अंदर ऑक्सीजन कम होगा, आपका ग्लूकोज अमीनो एसिड्स कम होगा एज कंपेयर टू टिश्यू फ्लूइड के। लेकिन इस लिम्फ के अंदर ज़्यादा क्या होगा, वेस्ट प्रोडक्ट ज़्यादा होगा, वेस्ट प्रोडक्ट ज़्यादा होगा और कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होगा। तो अब मैं ये बोल सकता हूँ कि जो लिम्फ है और जो टिश्यू फ्लूइड है, इनमें बहुत ही बेसिक सा डिफरेंस है, लेकिन चूंकि एनसीईआरटी हमारी दोनों को एक मानती है, तो हम भी एक मानकर चलेंगे। लिम्फ को ही टिश्यू फ्लूइड कह देते हैं। अब होगा क्या, जब ये लिम्फ जो पहुंच गया है लिम्फेटिक वेसल में, यह लिम्फेटिक वेसल आगे चलकर इस लिम्फ वाले फ्लूइड को ड्रेन कर देगी एक मेजर वेन में, यानी एक मेजर वेन एक बड़े वेन में इसको ड्रेन कर देगी, इसको मिला देगी, और फिर ये फ्लूइड और ब्लड आपस में मिक्स हो जाएंगे वेन में, और फिर चले जाएंगे आपके राइट एट्रिया, फिर राइट एट्रिया से राइट वेंट्रिकल, फिर इससे वही साइकिल चलने लगेगी। लिम्फ जो होता है वो इम्पॉर्टेंट कैरियर होता है हार्मोन्स का और न्यूट्रिएंट्स का। इंटेस्टाइनल विलाई में पाए जाने वाले लैक्टियल्स लिम्फ के ही मोटे पाइप होते हैं, जिनसे फैट का एब्जॉर्प्शन होता है। तो मैं बोल सकता हूँ, फैट्स आर एब्जॉर्ब्ड थ्रू लिम्फ इन द लैक्टियल्स प्रेजेंट इन द इंटेस्टाइनल विलाई। प्लाज्मा का मिनरल डिस्ट्रीब्यूशन और इंटरस्टिशियल फ्लूइड यानी इस लिम्फ का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, मिनरल डिस्ट्रीब्यूशन, वो ऑलमोस्ट सिमिलर होता है। वहीं पर इस लिम्फ के अंदर लिम्फोसाइट ज़्यादा मात्रा में पाई जाती हैं। लिम्फोसाइट जो कि एक प्रकार का स्पेशल टाइप का डब्ल्यूबीसी है, और इसी वजह से जो लिम्फ होता है वो उसका रोल होता है किसमें, सॉरी, इम्यून रिस्पॉन्स में या फिर डिफेंस मैकेनिज्म में। तो अब यहाँ पर हमारी जो लिम्फ का टॉपिक है वो ख़त्म हो चुका है। एक बार हम लोग फिर से देख लेते हैं। लिम्फ क्या होता है, कलरलेस फ्लूइड होता है जो कि इंटरस्टिशियम स्पेस पे प्रेजेंट होता है, इंपॉर्टेंट कैरियर होता है हार्मोन्स और न्यूट्रिएंट्स का। ये एज अ मिडिल मैन वर्क करता है बिटवीन ब्लड एंड बिटवीन सेल्स या फिर बिटवीन टिश्यूज। यही चीज़ों का ट्रांसपोर्ट, ब्लड से डायरेक्टली चीज़ें नहीं पहुंचती हैं सेल्स और टिश्यूज के पास में। होता क्या है, ये जो लिम्फ होता है वो मिडिल मैन की तरीके से काम करता है। ब्लड में जितनी सारी चीज़ें होती हैं वो ब्लड से निकल कर लिम्फ बनाती हैं, फिर ये लिम्फ जो होती है वो चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करता है सेल्स या टिश्यूज तक। तो अब आइए बात करते हैं सर्कुलेटरी पाथवे की। सर्कुलेटरी पाथवे दो टाइप्स के होते हैं, ओपन एंड क्लोज सर्कुलेटरी पाथवे। ओपन सर्कुलेटरी पाथवे प्रेजेंट होता है आर्थ्रोपोडा मोलस्का और हेमिकॉर्डेटा के मेंबर्स में, वहीं पर एनालिडा और कॉर्डेटा के मेंबर्स में प्रेजेंट होता है क्लोज्ड सर्कुलेटरी पाथवे। ओपन सर्कुलेटरी पाथवे में जो ब्लड होता है वो आपका कैविटीज़ में फ्लो करता है, यानी ओपन स्पेस यानी साइनस में फ्लो करता है। वहीं पर जो आपका क्लोज्ड सर्कुलेटरी पाथवे होता है उसमें जो ब्लड होता है वो क्लोज्ड वेसल यानी क्लोज्ड ब्लड वेसल के अंदर फ्लो करता है। और चूंकि क्लोज्ड सर्कुलेटरी पाथवे में जो ब्लड है वो क्लोज्ड वेसल में फ्लो कर रहा है, इस वजह से इस पाथवे में जो ब्लड का फ्लो है वो मोर प्रिसाइजली रेगुलेटेड होता है, जिसकी वजह से ये मोर एडवांटेजियस है ओवर ओपन सर्कुलेटरी पाथवे। तो अब अगर हम बात करें वर्टिब्रेट्स की, तो जितने भी वर्टिब्रेट्स होते हैं, चाहे फिश हो, चाहे एम्फीबियन हो, चाहे रिप्टाइल हो, चाहे बर्ड हो, चाहे मैमल हो, सभी वर्टिब्रेट्स का हार्ट कैसा होता है, मस्कुलर होता है, अर्थात मसल्स का बना होता है, और उसमें चैम्बर पाए जाते हैं। एक चैम्बर भी, दो चैम्बर पाए जा सकते हैं, तीन चैम्बर पाए जा सकते हैं, चार चैम्बर्स पाए जाते हैं। अब अगर हम बात करें फिशेस की, तो फिशेस के अंदर दो चैम्बर हार्ट पाया जाता है, एक एट्रिया होता है और एक एट्रियम होता है और एक वेंट्रिकल होता है। ब्लड जो होता है वो
बॉडी से आता है एट्रिया में, फिर एट्रिया से जाता है आपका वेंट्रिकल में, देन वेंट्रिकल से ब्लड जाता है गिल्स के पास में, गिल्स पे होता है वहाँ पर उस ब्लड का ऑक्सीजनेटेड और ऑक्सीजनेशन और ब्लड हो जाता है ऑक्सीजनेटेड। फिर गिल्स से वो ब्लड जो होता है बॉडी के पार्ट्स तक चली जाती है, ऑक्सीजन ले लेती हैं आपकी फिश की सेल्स, फिश के बॉडी पार्ट्स, और उसमें CO2 डाल देते हैं। फिर उसके बाद में ब्लड डीऑक्सीजनेटेड होता है, फिर वो चली आती हैं एट्रियम में, फिर एट्रियम से वेंट्रिकल, फिर वेंट्रिकल से गिल्स, फिर गिल्स में होगा ऑक्सीजनेशन और यही साइकिल चलती रहेगी। अब अगर हम बात करें एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स की, तो एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स में 3 चैम्बर्ड हार्ट पाया जाता है, 2 एट्रिया और 1 वेंट्रिकल। इनमें इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टा नहीं बन पाता है, इस वजह से जो वेंट्रिकल होता है वो एक पाया जाता है, 2 एट्रिया होता है, 1 वेंट्रिकल होता है। राइट एट्रिया में आता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, लेफ्ट एट्रिया में आता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये दोनों ब्लड, दोनों टाइप्स के ब्लड आपके सेम वेंट्रिकल्स में जाकर गिरते हैं और दोनों ब्लड आपस में मिक्स हो जाते हैं, और यही मिक्स ब्लड इनके पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेट होता है। दैट्स वाई हम बोलते हैं इनमें इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन होता है या फिर मिक्स्ड सर्कुलेशन होता है। अच्छा, याद रख लेना कि एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स में 3 चैम्बर्ड हार्ट पाया जाता है, लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है और वो एक्सेप्शन है क्रोकोडाइल। तो मैं बोल सकता हूँ एम्फीबियन, रेप्टाइल एक्सेप्ट क्रोकोडाइल, इनमें पाया जाता है 3 चैम्बर्ड हार्ट, और जो क्रोकोडाइल होता है उसमें पाया जाता है 4 चैम्बर्ड हार्ट। और हमारे जो बर्ड और मैमल्स हैं उनमें भी पाया जाता है 4 चैम्बर्ड हार्ट। तो बर्ड, मैमल्स और क्रोकोडाइल, इनमें पाया जाता है 4 चैम्बर्ड हार्ट। 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है, इनमें जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड से सेपरेटेड होता है, दोनों ब्लड मिक्स्ड नहीं होते हैं। इसी वजह से हम बोलते हैं इनमें डबल सर्कुलेशन पाया जाता है, अर्थात एक सिस्टेमिक सर्कुलेशन होता है, एक पल्मोनरी सर्कुलेशन होता है। 4 चैम्बर्स हार्ट होते हैं, इनमें ऊपर वाले 2 छोटे चैम्बर्स को एट्रिया कहते हैं, नीचे वाले 2 बड़े चैम्बर्स को वेंट्रिकल कहते हैं। आइए अब स्टार्ट करते हैं ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम को ही हम लोग ब्लड वेस्कुलर सिस्टम बोलते हैं। इस सिस्टम में 3 चीजें आती हैं, हार्ट, ब्लड वेसल्स और ब्लड। हार्ट की बात करें तो हार्ट हमारा मीजोडर्मली डिराइव्ड ऑर्गन होता है। ये प्रेजेंट होता है थोरैसिक कैविटी में, सिचुएटेड होता है इन बिटवीन 2 लंग्स, स्लाइटली टिल्टेड टुवर्ड्स लेफ्ट। इसका जो साइज होता है वो एक क्लेंच फिस्ट अर्थात बंद मुट्ठी के बराबर इसका साइज होता है। इस हार्ट के चारों तरफ डबल लेयर्ड एक मेम्ब्रेन पाई जाती है, डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन पाई जाती है, जिसको हम लोग बोलते हैं पेरिकार्डियम। ये पेरिकार्डियम की मेम्ब्रेन से सिक्रीट करती हैं और सिंथेसाइज करती हैं फ्लूइड, जिसको हम लोग बोलते हैं पेरिकार्डियल फ्लूइड। और ये फ्लूइड क्या करता है, हार्ट को फ्रिक्शन से बचाता है। सो मैं बोल सकता हूँ इट रिड्यूसेस द फ्रिक्शन और it also prevents the heart from the mechanical damage and it also act as a shock absorber। ओवरऑल जो पेरिकार्डियम की मेम्ब्रेन होती है वो हार्ट को प्रोटेक्शन देने का काम करती है। अब समझना कि हमारा जो हार्ट होता है उसमें 4 चैम्बर्स होते हैं, ऊपर वाले 2 छोटे चैम्बर्स को एट्रिया बोलते हैं, नीचे वाले 2 बड़े चैम्बर्स को हम लोग वेंट्रिकल बोलते हैं। सेम साइड के एट्रिया आपस में सेपरेटेड होते, सॉरी, आपका राइट एट्रिया और लेफ्ट एट्रिया सेपरेटेड होता है विद द हेल्प ऑफ इंटर एट्रियल सेप्टा, जो कि थिन सेप्टा होता है। और आपका राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल सेपरेटेड होता है विद द हेल्प ऑफ इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टा। और इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टा जो होता है वो कैसा होता है, थिक होता है और फाइब्रस होता है। वहीं पर एट्रिया और वेंट्रिकल सेपरेटेड होते हैं विद द हेल्प ऑफ एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टा, जो कि कैसा होता है, थिक होता है। याद रख लेना इंटर एट्रियल सेप्टा थिन होता है, बाकी सारे सेप्टा आपके थिक होते हैं। वहीं पर इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टा थिक होने के साथ साथ फाइब्रस भी होता है। आपका हार्ट में 4 चैम्बर्स है, पूछा जाए कौन सा चैम्बर जो होता है एट्रिया और वेंट्रिकल में, कौन सा आपका जो चैम्बर होता है वो ज्यादा मस्कुलर होता है, तो आंसर होगा वेंट्रिकल। क्यों? क्योंकि वेंट्रिकल की जो ब्लड, वेंट्रिकल को ब्लड ज्यादा दूर तक पंप करना होता है। और वेंट्रिकल में भी पूछा जाए तो सबसे ज्यादा मस्कुलर होता है लेफ्ट वेंट्रिकल, क्योंकि लेफ्ट वेंट्रिकल को ब्लड को पंप करना होता है बॉडी के हर एक पार्ट तक। और वहीं पर जो राइट वेंट्रिकल होता है वो ब्लड को पंप करता है सिर्फ और सिर्फ लंग के पास में, ताकि लंग्स में उस ब्लड का क्या हो जाए, ऑक्सीजनेशन हो जाए, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल दिया जाए और ऑक्सीजनेशन को ले लिया जाए, सॉरी, ऑक्सीजन को ले लिया जाए।
राइट एट्रिया और राइट वेंट्रिकल के बीच में पाया जाता है ट्राइकस्पिड वाल्व। लेफ्ट एट्रिया और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में पाया जाता है बाइकस्पिड वाल्व और इसी का दूसरा नाम होता है मिट्रल वाल्व। वहीं पर एओर्टा और पल्मोनरी आर्टरी की ओपनिंग पर यानी माउथ पर प्रेजेंट होता है सेमी लूनर वाल्व। ये वाल्व क्या करते हैं, ब्लड को एक ही डायरेक्शन में फ्लो करने में मदद करते हैं। अच्छा, अब अगर हम बात करें हार्ट की, तो हमारा जो हार्ट होता है उसमें एक स्पेशल नोडल मस्कुलेचर पाया जाता है जो कि इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को या बोल दो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को प्रोड्यूस करता है। हमारा जो हार्ट है वो पूरा का पूरा कार्डियक मसल का बना हुआ है, मतलब मस्कुलर हार्ट है। अच्छा, अब समझना बच्चों कि हमारा जो राइट एट्रियम होता है उस राइट एट्रियम के अपर राइट कॉर्नर पर पाया जाता है एस ए नोड यानी साइनो एट्रियल नोड, और वहीं पर राइट एट्रियम के ही लोअर लेफ्ट कॉर्नर पर पाया जाता है एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड यानी कि एवी नोड। और फिर एबी नोड से आगे चलकर एक बंडल निकलता है, उसको हम लोग बोलते हैं एबी बंडल। ये एबी बंडल आगे चलकर बनता है बंडल ऑफ हिस, जहां से ये सेपरेट हो जाता है लेफ्ट बंडल और राइट बंडल में, और फिर यही बंडल आगे चल के बनाता है फाइब्रस स्ट्रक्चर जिसको हम लोग बोलते हैं परकिंजे फाइबर। तो नोडल मस्कुलेचर में आपका आता है एसए नोड, एबी बंडल, बंडल ऑफ हिस, लेफ्ट बंडल, राइट बंडल और परकिंजे फाइबर्स। ये सारे आपका जो कार्डियक मस्कुलेचर है, चाहे एसए नोड हो, चाहे एवी नोड हो, चाहे एबी बंडल हो, चाहे परकिंजे फाइबर हो, हर एक पार्ट प्रोड्यूस कर सकता है इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को, लेकिन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को प्रोड्यूस करता है एस ए नोड। दैट्स वाई एस ए नोड को हम लोग बोलते हैं यस पेस मेकर ऑफ द हार्ट। क्यों? क्योंकि यही हार्ट की पेस को मेंटेन करता है, हार्ट की रिदमिक कॉन्ट्रेक्टाइल एक्टिविटी को मेंटेन करता है। 70 से 75 टाइम्स ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को प्रोड्यूस करता है 1 मिनट के अंदर। कौन? एसए नोड। वहीं पर एवी नोड प्रोड्यूस करता है 40 से 45 इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को 1 मिनट के अंदर। अब अगर हम बात करें तो जो एबी बंडल होता है वो एवी नोड से निकलता है और एट्रियोवेंट्रिकुलर से होते हुए इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टा के टॉप पर ओपन होता है। मैं बोल सकता हूँ अ बंडल ऑफ नोडल फाइबर, जिसको हम लोग एबी बंडल बोलते हैं, वो अराइज होता है एवी नोड से अर्थात एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड से, और पासेस थ्रू एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टा एंड इमर्ज ऑन द टॉप ऑफ इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टा, और यही आगे चलकर इमीडिएटली डिवाइड कर जाता है लेफ्ट बंडल और राइट बंडल में, और फिर वहां से निकलते हैं माइन्यूट परकिंजे फाइबर्स। आइए बच्चों भी स्टार्ट करते हैं कार्डियक साइकिल के बारे में। कार्डियक साइकिल का मतलब होता है वो सीरीज ऑफ इवेंट, वो सीक्वेंस ऑफ इवेंट जो हार्ट के अंदर साइक्लिकली ओवर अ फिक्स्ड टाइम इंटरवल रिपीट होते रहते हैं। तो मैं बोल सकता हूँ द सीक्वेंस ऑफ इवेंट यानी द सीक्वेंशियल इवेंट इन द हार्ट विच इज रिपीटेड ओवर अ फिक्स्ड टाइम इंटरवल, उसी को हम लोग बोलते हैं कार्डियक साइकिल। कार्डियक साइकिल की हम लोग शुरुआत करते हैं जॉइंट डायस्टोल स्टेट से। जॉइंट डायस्टोल हार्ट का वो स्टेट होता है जहां पर हार्ट के चारों चैम्बर्स रिलैक्स्ड स्टेट में होते हैं, ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड बल्ब ओपन होते हैं, ब्लड डायरेक्टली एट्रिया से वेंट्रिकल में जा रहा होता है, और सेम साइड के एट्रिया और वेंट्रिकल्स एक सिंगल चैम्बर की तरीके से काम कर रहे होते हैं। होता क्या है, जो वेना कावा ब्लड ड्रेन करता है राइट एट्रिया में, वो डायरेक्टली किस में आ रहा होता है, राइट वेंट्रिकल में, और सिमिलरली लेफ्ट साइड में हो रहा होता है। पल्मोनरी वेन जो ब्लड ड्रेन करता है लेफ्ट एट्रिया में, वो डायरेक्टली जा रहा होता है लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर, क्योंकि ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड बल्ब ओपन है। इस समय सेमी लूनर बल्ब जो होते हैं वो क्लोज्ड स्टेट में होते हैं। तभी आपके राइट एट्रिया के राइट अपर कॉर्नर में मौजूद नोडल पैच, जिसको हम लोग बोलते हैं एसओ नोड, वो प्रोड्यूस करता है इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, और आपके दोनों एट्रिया साइमल्टेनियसली एक साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। जितना भी ब्लड आपका एट्रिया में बचा रहता है वो सारा का सारा चला जाता है वेंट्रिकल के अंदर। इस समय एट्रिया दोनों कॉन्ट्रैक्ट कर चुके हैं और इस स्टेट को हम लोग बोलते हैं एट्रियल सिस्टोल, मतलब एट्रिया हमारी क्या कर चुके हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर चुके हैं। अब होगा क्या भैया, अब होगा ये कि जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स प्रोड्यूस किया था एस ए नोड ने, वो इंटरनोडल फाइबर से होते हुए पहुंचता है एवी नोड तक, और एवी नोड से पहुंचता है एबी बंडल के पास, एबी बंडल से पहुंचता है बंडल ऑफ हिस के पास में। बंडल ऑफ हिस क्या करता है, वो उसको बाइफरगेट करके लेफ्ट बंडल और राइट बंडल में ट्रांसमिट कर देता है, और फिर लेफ्ट बंडल से पहुंचता है लेफ्ट परकिंजे फाइबर में, राइट बंडल से पहुंचता है राइट परकिंजे फाइबर्स में, और रिस्पेक्टिव साइड के वेंट्रिकुलर मसल्स के पास में, मतलब वेंट्रिकुलर साइड के पास में
पहुंच जाती है आपकी इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, और अब आपके वेंट्रिकल्स क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। जब वेंट्रिकल थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट करता है तो वेंट्रिकल के अंदर का वॉल्यूम कम होता है, वॉल्यूम कम होता है मतलब प्रेशर ज़्यादा हो जाता है, प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा तो ब्लड जाकर टकराएगा सेमीलूनर बल्ब से और ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड बल्ब से। लेकिन अभी उतना उतना प्रेशर से नहीं टकरा रहा है कि आपके सेमीलूनर बल्ब क्या हो जाए, क्लोज हो जाए, लेकिन हाँ इतना प्रेशर है कि आपके ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड बल्ब बंद हो जाएंगे। तो अब इस समय होगा क्या, जब थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट करेगा पहली बार वेंट्रिकल तो प्रेशर बढ़ेगा तो ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड बल्ब से जाकर ब्लड टकराएगा और आपके ये दोनों बल्ब्स बंद हो जाएंगे और यहीं पर आपका पहला साउंड आएगा जिसको हम लोग बोलेंगे लब साउंड। अब होगा क्या, अब वेंट्रिकल और कॉन्ट्रैक्ट करेगा, जब वेंट्रिकल और कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो वेंट्रिकल के अंदर का वॉल्यूम और कम होगा, वॉल्यूम और कम होगा तो प्रेशर और बढ़ जाएगा और ब्लड जो है वो टकराएगा सेमीलूनर बल्ब से और सेमीलूनर बल्ब आपके ओपन हो जाएंगे, ब्लड आपके चले जाएंगे किसमें, रेस्पेक्टिव साइड के ब्लड वेसल्स के अंदर। मतलब राइट साइड से जो सेमिलूनर बल्ब ओपन होगा पल्मोनरी आर्टरी से, उससे चला जाएगा पल्मोनरी आर्टरी में, और आपके लेफ्ट साइड से चला जाएगा किसमें, एओर्टा में। अब होगा क्या, वेंट्रिकल भी इस समय पूरा कॉन्ट्रैक्ट कर चुका है। अब ब्लड जो गया है आपके एओर्टा में और पल्मोनरी आर्टरी में, ये बैक फ्लो करने की कोशिश करेगा जिसकी वजह से ब्लड टकराएगा आपके मस्कुलर फ्लैप से, मतलब इस वाले सेमिलूनर के बल्ब के फ्लैप से, और ये दोनों बल्ब क्या हो जाएंगे, वेल्व्स क्या हो जाएंगे, क्लोज्ड हो जाएंगे। और अब इस समय वेंट्रिकल क्या हो गया था, कॉन्ट्रैक्ट कर गया था, लेकिन अब वेंट्रिकल क्या कर रहा होगा, रिलैक्स कर रहा होगा। जिस समय वेंट्रिकल रिलैक्स कर रहा होगा उस समय एट्रिया, जिस समय वेंट्रिकल रिलैक्स कर रहा होगा उस समय एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट कर रहा होगा। ओके और इससे जो पिछला वाला इवेंट हुआ था, मतलब जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करना स्टार्ट कर रहा था तो उस समय एट्रिया रिलैक्स कर रहा होता है। एनसीईआरटी ने लिखा हुआ है कि एट्रिया गोज रिलैक्सेशन कोइंसाइडिंग विद द वेंट्रिकुलर सिस्टोल। मतलब जिस समय वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा होता है उस समय एट्रिया रिलैक्स कर रहा होता है। कॉमन सेंस लगा लो कि अगर ऊपर से भी कॉन्ट्रैक्ट करेगा, मतलब एट्रिया भी कॉन्ट्रैक्ट करेगा और वेंट्रिकल भी कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा तो हार्ट में क्या हो जाएगा, इम्प्लोजन हो जाएगा, मतलब हार्ट क्या हो जाएगा, इम्प्लोड हो जाएगा। तो आपके ऊपर से जब कॉन्ट्रैक्ट होता है तब नीचे वाला रिलैक्स्ड रहता है वेंट्रिकल, और जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा होता है उस समय एट्रिया रिलैक्स कर रहा होता है। इसको बिल्कुल ऐसे समझो कि बैलून को अगर आप ऊपर से प्रेस करोगे, ऊपर से अगर आप उसको कॉन्ट्रैक्ट कराओगे तो नीचे कोई दिक्कत नहीं आएगी, नीचे से कॉन्ट्रैक्ट कराओगे तो भी ऊपर कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अगर आप सेम टाइम पर अगर आप ऊपर से भी प्रेस करोगे बैलून को और नीचे से भी प्रेस करोगे, मतलब ऊपर से भी कॉन्ट्रैक्ट कराओगे नीचे से भी कॉन्ट्रैक्ट कराओगे, तो बैलून आपका फूट जाएगा, बैलून में इम्प्लोजन हो जाएगा। तो बिल्कुल इसी तरीके से आपके हार्ट में भी होता है, जिस समय एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करता है उस समय वेंट्रिकल रिलैक्स्ड स्टेट में होता है, और जिस समय वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा होता है उस समय एट्रिया रिलैक्स कर रहा होता है। इसीलिए एनसीईआरटी लिखती है कि द एट्रिया अंडरगो रिलैक्सेशन, मतलब डायस्टोल कोइंसाइडिंग विद द वेंट्रिकल सिस्टोल। मतलब जिस समय वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है उस समय एट्रिया रिलैक्स करता है। इसीलिए मैं बार बार एक ही पॉइंट को बोल रहा हूँ, ठीक है। तो अब होता क्या है, अब आपके वेंट्रिकल से ब्लड सारा निकल कर किस में चला गया है, आपके रिस्पेक्टिव ब्लड वेसल्स में चला गया है, यानी पल्मोनरी आर्टरी और एओर्टा में चला गया है। सेमिलूनर बल्ब क्या हो गए हैं, क्लोज हो गए हैं। और जब सेमिलूनर बल्ब यहाँ पर क्लोज होता है तो इस टाइम पर सेकेंड साउंड आता है जिसको हम लोग बोलते हैं डब। और चूंकि यहाँ पर जो आपके वेल्व हैं यानी जो सेमिलूनर बल्ब्स हैं वो क्लोज हो चुके हैं तो ब्लड का बैकफ्लो नहीं होगा, और अब आपका वेंट्रिकल क्या करेगा, रिलैक्स करेगा। वेंट्रिकल रिलैक्स करेगा तो उसके अंदर का वॉल्यूम बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा मतलब प्रेशर कम होगा। अब वेंट्रिकल और ज्यादा रिलैक्स करेगा, वेंट्रिकल और रिलैक्स करेगा तो उसके अंदर का वॉल्यूम और ज्यादा बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर कम हो जाएगा। और जब वेंट्रिकल का प्रेशर एट्रिया के प्रेशर से बहुत कम हो जाएगा तब आपका जो ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड बल्ब होगा वो ओपन हो जाएगा और ब्लड फिर से एट्रिया से वेंट्रिकल में जाने लगे जाएगा, और फिर से हम रिलैक्स्ड स्टेट मतलब जॉइंट डायस्टोल वाले स्टेट पर पहुंच चुके हैं। मतलब सेम साइड के एट्रिया और वेंट्रिकल फिर से एक चैम्बर की तरीके से काम कर रहे हैं। आइए एक बार इसको फिर से फटाफट से हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स टॉपिक है। तो कार्डियक साइकिल की शुरुआत होती है जॉइंट डायस्टोल स्टेट से, मतलब ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड बल्ब ओपन होते हैं, सेमिलूनर बल्ब इस समय क्लोज होते हैं। सेम साइड के एट्रिया वेंट्रिकल एक सिंगल
सिंगल चैम्बर की तरीके से काम कर रहे होते हैं। वेन से जो ब्लड आ रहा होता है आपके एट्रिया में, वो डायरेक्टली जा रहा होता है वेंट्रिकल के अंदर। लेकिन तभी क्या होता है, एसए नोड नामक नोडल जो टिश्यू होता है वो प्रोड्यूस करता है इलेक्ट्रिकल इंपल्स को। दोनों एट्रिया साइमल्टेनियसली कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, सारा ब्लड एट्रिया का चला जाता है किसमें, वेंट्रिकल में। और इस स्टेट को हम लोग बोलते हैं एट्रियल सिस्टोल। मतलब एट्रिया आपका कंप्लीटली क्या कर चुका है, कॉन्ट्रैक्ट कर चुका है, सिस्टोल कर चुका है। और इस समय पर क्या होगा, अब आपके वेंट्रिकल के अंदर सारा ब्लड फिल हो चुका है। अब वेंट्रिकल क्या करेगा, वेंट्रिकल के साइड, मस्कुलर साइड तक पहुंच चुका होता है इलेक्ट्रिकल इंपल्स। कैसे पहुंच चुका होता है, जो ऐसे नोड प्रोड्यूस करता है इलेक्ट्रिकल इंपल्स, जिस समय एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करता है उसी टाइम पर बिल्कुल आपका जो इलेक्ट्रिकल इंपल्स होता है वो एवी नोड से होता हुआ एवी बंडल, बंडल ऑफ हिस, लेफ्ट बंडल, राइट बंडल और ब्रैकिंजे फाइबर्स तक पहुंचता है। ब्रैकिंजे फाइबर्स से वो पहुंच जाता है वेंट्रिकल के मसल तक। और अब वेंट्रिकल की मसल तक इलेक्ट्रिकल इंपल्स पहुंच चुका है। और अब वेंट्रिकल की मसल क्या करेगी, कॉन्ट्रैक्ट करेगी। जब वेंट्रिकल की मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो उसके अंदर का वॉल्यूम कम होगा, वॉल्यूम कम होगा मतलब प्रेशर ज्यादा हो जाएगा। प्रेशर बढ़ेगा तो ब्लड जो होगा वो टकराएगा जाकर सेमीलुनर बल्ब से और ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड बल्ब से। पहले ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड बल्ब क्लोज हो जाएंगे, फिर वेंट्रिकल और कॉन्ट्रैक्ट करेगा, आपका जो ब्लड होगा वो टकराएगा सेमीलुनर बल्ब से। और सेमीलुनर बल्ब इस समय क्या कर जाएंगे, ओपन हो जाएंगे और ब्लड चला जाएगा पल्मोनरी आर्टरी और एओर्टा में। अब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट कर चुका है कंप्लीटली। और याद रखना, इसी टाइम पर जिस समय वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है उसी टाइम पर एट्रिया रिलैक्स कर रहा होता है। और अब वेंट्रिकल के अंदर का मौजूद ब्लड रेस्पेक्टिव साइड के ब्लड वेसल से होते हुए रेस्पेक्टिव साइड के सर्कुलेटरी पाथवे तक जा चुका होता है। वेंट्रिकल अब क्या करेगा, अब वेंट्रिकल रिलैक्स करेगा। जब वेंट्रिकल रिलैक्स करेगा तो वेंट्रिकल के अंदर का वॉल्यूम क्या होगा, का बढ़ेगा। वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर कम होगा, प्रेशर कम होगा तो जो सेमीलुनर बल्ब होंगे वो क्या हो जाएंगे, क्लोज हो जाएंगे, जिसकी वजह से ब्लड का बैकफ्लो नहीं होगा। और अब वेंट्रिकल क्या करेगा, और ज्यादा रिलैक्स करेगा। वेंट्रिकल और रिलैक्स करेगा तो इसी स्टेट को हम बोलेंगे वेंट्रिकुलर डायस्टोल। मतलब वेंट्रिकल यहाँ पर क्या कर रहा है, रिलैक्स कर रहा है, वेंट्रिकल के अंदर का वॉल्यूम बढ़ रहा है, प्रेशर कम हो रहा है। और जब वेंट्रिकल के अंदर का वॉल्यूम इतना कम हो जाए कि एट्रिया का प्रेशर ज्यादा हो जाए। एट्रिया के अंदर प्रेशर कैसे आ रहा है भाई साहब, आपके ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड वाल्व ओपन है, जो ब्लड है वो एट्रिया के अंदर ड्रेन हो रहा है वेन्स के माध्यम से। तो जो ब्लड ड्रेन हो रहा है वही ब्लड एट्रिया के जो वाल्व हैं ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड उसी पर लगा रहे हैं प्रेशर। तो एट्रिया चूंकि एट्रिया स्मॉल साइज के होते हैं तो एट्रिया के अंदर जो प्रेशर लगा रहा होता है, जो ब्लड होता है उसका प्रेशर जब वेंट्रिकल के प्रेशर से बहुत ज्यादा हो जाएगा तो आपका ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड बल्ब ओपन हो जाएगा। मतलब अब वेंट्रिकल जब कंप्लीटली रिलैक्स कर जाएगा तो उसका जो वॉल्यूम होगा वो एकदम बहुत बढ़ जाएगा, वॉल्यूम बहुत बढ़ जाएगा और प्रेशर उसके अंदर बहुत ही कम हो जाएगा। और जब प्रेशर बहुत ही कम हो जाएगा तब आपके ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड बल्ब ओपन हो जाएंगे और ब्लड फिर से जाने लगेगा किसमें, आपका एट्रिया से वेंट्रिकल में। और फिर से आ गया है जॉइंट डायस्टोल। अब समझना बच्चों, हम लोगों ने जहां से स्टार्ट किया था मतलब जॉइंट डायस्टोल से स्टार्ट किया था और फिर से जॉइंट डायस्टोल पे पहुंच गए हैं। और इसी को बोलते हैं एक साइकिल कंप्लीट हो गई, एक साइकिल कंप्लीट हो गई मतलब। और हमें पता है कि हमारा जो हार्ट होता है वो 1 मिनट में 72 टाइम बीट करता है, मतलब 1 मिनट में 72 हार्ट की साइकिल्स चलती हैं। तो इससे जब हम कैलकुलेट करेंगे एक कार्डियक साइकिल की ड्यूरेशन तो वो आएगी 0.8 सेकेंड। हार्ट में जो वेंट्रिकल होती हैं तो हार्ट का एक वेंट्रिकल जब एक बार पंप करता है, मतलब एक बार जब आपका कॉन्ट्रैक्ट करता है तो उस टाइम पर जितना अमाउंट ऑफ ब्लड निकलता है उस अमाउंट ऑफ ब्लड को बोलते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम या फिर बीट वॉल्यूम, जो कि होता है 70 ml। अच्छा, अब अगर हम इसको 70 ml को मल्टीप्लाई कर देंगे आपके किससे, 1 मिनट से यानी 60 सेकंड से, तो ये आएगा लगभग लगभग कितना 500 ml। और इसी 500 ml को ब्लड को हम लोग बोलते हैं कार्डियक आउटपुट। सो व्हाट इज कार्डियक आउटपुट बच्चों, कार्डियक आउटपुट इज द अमाउंट ऑफ ब्लड pumped by one ventricle in a minute। सो यहाँ पर ये बात हो गई। और ये बात याद रख लेना कि हमारी जो बॉडी होती है उसके पास में ये टेंडेंसी होती है कि वो स्ट्रोक वॉल्यूम को एज वेल एज कार्डियक आउटपुट को क्या कर सकती है, अल्टर कर सकती है। एथलीट्स की या फिर जो आपके स्पोर्ट्स पर्सन्स होते हैं इनका जो कार्डियक आउटपुट होता है वो ज्यादा होता है, हार्ट रेट इनका क्या होता है, ज्यादा होता है। अच्छा, हार्ट में जो दो टाइप्स के साउंड प्रोड्यूस होते हैं उनको बोलते हैं लब और डब। लब साउंड प्रोड्यूस होता है जब आपके ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड क्लोज होते हैं, वहीं पर आपका डब प्रोड्यूस होता है जब आपके सेमीलुनर बल्ब क्लोज होते हैं। तो यहाँ पर आपका जो
कार्डियक साइकिल का टॉपिक होता है वो खत्म हो जाता है। नाउ लेट्स स्टार्ट इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ एक मशीन है और इस मशीन से हमें जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑब्टेन होता है हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी का, उस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। एक स्टैंडर्ड ईसीजी यानी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ से इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम को ऑब्टेन करने के लिए पेशेंट को बहुत सारे लीड्स से अटैच किया जाता है। आपका लेफ्ट रिस्ट और राइट रिस्ट में लीड लगाया जाता है और उसके साथ साथ लेफ्ट एंकल पर भी आपका लीड लगाया जाता है। अगर डिटेल एग्जामिनेशन करना हो, अगर हमें हार्ट का डिटेल एक्टिविटी को एग्जामिन करना हो तो मल्टीपल लीड्स आर आल्सो अटैच्ड ऑन द चेस्ट रीजन ऑफ दैट पेशेंट। आप लोगों ने टेलीविजन या फिर टेलीविजन में हॉस्पिटल का कोई शो देखा होगा कि एक पेशेंट होता है जो कि बेड पर लेटा हुआ होता है और उससे बहुत सारे लीड्स कनेक्टेड होते हैं और उस पेशेंट को कनेक्ट किया जाता है कंप्यूटर से और कंप्यूटर पर उस बंदे का इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ हार्ट ग्राफ के फॉर्म में रिप्रेजेंट होता है। उस ग्राफ में आपके बहुत सारे वेव होते हैं। पहला वेव होता है पी वेव और दूसरा होता है क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स और तीसरा होता है टी वेव। हर एक वेव जो होता है वो हार्ट के डिफरेंट इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को मार्क करता है। जो पी वेव होता है वो बताता है एट्रियल डीपोलराइजेशन मतलब एट्रिया का एक्साइटेशन। वहीं पर क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स जो होता है वो बताता है वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन मतलब वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्ट होना, वेंट्रिकुलर सिस्टोल। वहीं पर जो टी वेव होता है वो बताता है कि अब वेंट्रिकल क्या कर रहा है, अपने एक्साइटेड स्टेट से नॉर्मल स्टेट की तरफ आ रहा है मतलब वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन। और एंड ऑफ टी वेव मार्क्स एंड ऑफ सिस्टोल। और क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स को काउंट कर कर हम ये बता सकते हैं कि एक इंसान का जो आपका हार्ट बीट है वो एक मिनट में कितनी बार हो रहा है। अब अगर हम बात करें डबल सर्कुलेशन की, तो डबल सर्कुलेशन कहने का मतलब ये हुआ कि हमारे हार्ट में ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्स नहीं होते हैं। इन दोनों ब्लड का अपना सेपरेट पाथवे होता है। दोनों ब्लड जो होते हैं वो अलग अलग चैम्बर में होते हैं, मिक्स नहीं होते हैं। अगर हम बात करें डबल सर्कुलेशन में, दो टाइप्स के सर्कुलेशन होते हैं, पल्मोनरी सर्कुलेशन और सिस्टेमिक सर्कुलेशन। पल्मोनरी सर्कुलेशन का काम होता है आपका जो आपका राइट वेंट्रिकल होता है उससे ब्लड निकलता है, मतलब राइट वेंट्रिकल से जो ब्लड होता है वो जाता है लंग्स के पास में, वहाँ पर होता है ऑक्सीजनेशन उसका और फिर उस लंग्स से ब्लड चला आता है लेफ्ट एट्रिया में। और इस सर्कुलेशन को बोलते हैं हम लोग पल्मोनरी सर्कुलेशन, मतलब ऐसा सर्कुलेशन जिसमें जो ब्लड है वो जा रहा है लंग्स के पास में और वहाँ पर उस ब्लड का क्या हो रहा है, प्यूरिफिकेशन हो रहा है मतलब ऑक्सीजनेशन हो रहा है। वहीं पर सिस्टेमिक सर्कुलेशन में क्या होता है, जो ब्लड होता है वो लेफ्ट वेंट्रिकल से निकल कर राइट एट्रिया तक पहुँचता है। होता क्या है, जब ब्लड आपके लेफ्ट वेंट्रिकल से निकलता है तो बॉडी पार्ट्स तक जाता है और बॉडी पार्ट्स को आपका ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स और भी बहुत सारी चीज़ें डिलीवर करता है। फिर वहाँ से आपका वेस्ट प्रोडक्ट को लेता है और ब्लड डीऑक्सीजनेट हो जाता है और ब्लड पहुँचता है आपका राइट एट्रिया में और इस सर्कुलेशन को बोलते हैं सिस्टेमिक सर्कुलेशन। तो हमारे श्वास में जो डबल सर्कुलेशन कहने का मतलब हुआ सिस्टेमिक सर्कुलेशन और पल्मोनरी सर्कुलेशन। सिस्टेमिक सर्कुलेशन का काम होता है ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स और वाटर और सभी चीज़ों को डिलीवर करना टिश्यूज तक यानी सेल्स तक, और पल्मोनरी सर्कुलेशन का काम होता है ऑक्सीजनेशन करना मतलब ब्लड का प्यूरिफिकेशन करना। एक यूनिक वेस्कुलर कनेक्शन हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट और लिवर के बीच में भी देखा गया है और इसको हम लोग बोलते हैं हेपेटिक पोर्टल सिस्टम। हेपेटिक पोर्टल सिस्टम में क्या होता है, ब्लड डायरेक्टली आपका इंटेस्टाइन से हार्ट के पास में नहीं जाता है, पहले इंटेस्टाइन से जाता है लिवर के पास में और फिर उस लिवर का काम होता है इस ब्लड को डिटॉक्सीफाई करना, फिर ये ब्लड जाता है आपके हार्ट के पास में, फिर हार्ट से पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेट करता है। अच्छा, हार्ट इतना बिजिएस्ट ऑर्गन है, इतना सारा फंक्शन कर रहा है, तो हार्ट को फंक्शन करने के लिए एनर्जी चाहिए, मतलब हार्ट की मसल्स को भी ऑक्सीजन चाहिए, न्यूट्रिएंट्स चाहिए। तो इसके लिए एक अलग सिस्टम होता है जिसको हम लोग बोलते हैं कोरोनरी सिस्टम ऑफ ब्लड वेसल्स, जो कि आपकी हार्ट की मसल्स तक इन सभी चीजों को पहुंचाता है। अब अगर हम बात करें रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी की, तो हमारा हार्ट जो होता है वो मायोजेनिक होता है। मायोजेनिक कहने का मतलब ये हुआ कि उसका जो एक्साइटेबिलिटी है वो ऑटो एक्साइटेबिलिटी है, मतलब उसको एक्सटर्नल स्टिमुलस की जरूरत नहीं है। हमारा हार्ट ऑटो एक्साइटेबल है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ नोडल मस्क्यूलेचर, मतलब हार्ट के अंदर ही हार्ट को एक्साइट करने वाला सिस्टम मौजूद है, दैट इज नोडल मस्क्यूलेचर मौजूद है। हमारे न्यूरल सेंटर में एक
हमारे ब्रेन का जो मेडुला रीजन होता है, या करिए आपके ब्रेन को डिवाइड करा गया है तीन पोर्शन में, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। तो हाइंड ब्रेन का जो मेडुला वाला पोर्शन होता है, उस मेडुला वाले पोर्शन में एक स्पेशल न्यूरल सेंटर होता है जो कि आपके कार्डियक एक्टिविटी होता है उसको कंट्रोल करता है। सिंपैथेटिक नर्व फाइबर्स के माध्यम से हार्ट की एक्टिविटी को इंक्रीज किया जाएगा, हार्ट रेट बढ़ेगा, आपका कार्डियक आउटपुट बढ़ेगा। वहीं पर पैरासिम्पैथेटिक नर्व फाइबर्स के माध्यम से हार्ट की एक्टिविटी को डिक्रीज किया जाएगा, मतलब हार्ट रेट घटेगा, कार्डियक आउटपुट घटेगा। हमारे किडनी के ऊपर पाए जाने वाले एड्रिनल ग्लैंड से निकलने वाले एड्रिनल मेडुलरी हार्मोन भी कार्डियक एक्टिविटी को रेगुलेट कर सकते हैं, कार्डियक आउटपुट को इंक्रीज या फिर डिक्रीज कर सकते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द डिसऑर्डर्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। पहला डिसऑर्डर है हाई ब्लड प्रेशर, मतलब हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन एक ऐसा स्टेट होता है हमारे ब्लड के प्रेशर का, जब हमारा ब्लड प्रेशर नॉर्मल के तुलना में ज़्यादा हो जाता है। हमारे ब्लड वेसल्स में जो ब्लड का नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है वो होता है 120/80, जिसमें से 120 वाला होता है सिस्टोलिक या फिर पंपिंग प्रेशर, वहीं पर 80 वाला होता है रेस्टिंग या फिर डायस्टोलिक प्रेशर। अगर किसी इंडिविजुअल का ब्लड प्रेशर 140/90 या फिर उससे ज़्यादा आ रहा है रिपीटेड चेकअप कराने के बाद भी, तो ये दर्शाता है कि उस इंसान को हाइपरटेंशन है, यानी कि हाई ब्लड प्रेशर है। इसकी वजह से उस इंडिविजुअल की वाइटल ऑर्गन जैसे कि ब्रेन, हार्ट और किडनी अफेक्टेड होगी। नाउ नेक्स्ट वन इज कोरोनरी आर्टरी डिजीज। इसका दूसरा नाम होता है एथेरोस्क्लेरोसिस। इस डिजीज में क्या होता है, वो ब्लड वेसल अफेक्टेड हो जाती है जो कि हमारी हार्ट की मसल्स को ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स सप्लाई करती है, दैट इज कोरोनरी आर्टरी। कोरोनरी आर्टरी में होता क्या है, कोरोनरी आर्टरी का ल्यूमेन जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा नैरो हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा पतला हो जाता है। क्यों? क्योंकि इस कोरोनरी आर्टरी के अंदर में डिपोजिशन हो जाता है कैल्शियम, फैट, कोलेस्ट्रॉल और फाइब्रस टिश्यू का, जिसकी वजह से इसका जो ल्यूमेन होता है वो नैरो हो जाता है और उतना सफिशिएंट अमाउंट में न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन हार्ट की मसल्स तक नहीं पहुंच पाता है। नाउ नेक्स्ट वन इज एंजाइना। एंजाइना को हम लोग कॉमनली एंजाइना पेक्टोरिस भी बोलते हैं। पेक्टोरिस का मतलब होता है हमारी समथिंग विच इज रिलेटेड टू पेक्टोरियलिस, मतलब चेस्ट, समथिंग रिलेटेड टू चेस्ट। सो इट इज कॉमनली कॉल्ड एज एंजाइना पेक्टोरिस क्योंकि एक्यूट चेस्ट पेन इसका वन ऑफ द मेन सिम्टम होता है। अच्छा, ये एंजाइना क्यों होता है? एंजाइना का होने का मतलब ये है कि एक्यूट चेस्ट पेन होगा, मतलब आपका हार्ट जो होगा वो हार्ट को उतना सफिशिएंट अमाउंट में ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट नहीं मिल पा रहा है। इस वजह से जब हार्ट ब्लड को पंप करता है तो हार्ट में पेन होता है, दैट्स वाई आपके चेस्ट में थोड़ा बहुत पेन होता है। ये एंजाइना किसी भी इंसान को हो सकता है, मेल को भी हो सकता है, फीमेल को भी हो सकता है, किसी भी एज में हो सकता है, बट इट इज मोर कॉमन इन मिडिल एज्ड पर्सन और ओल्ड एज्ड पर्सन। अच्छा, ये क्यों होता है? ये होता है इसलिए क्योंकि आपकी जो हार्ट की मसल्स तक पहुंचाने वाली जो कोरोनरी आर्टरी होती है उसके अंदर एक डिजीज हो जाती है जिसको हम लोग बोलते हैं कोरोनरी आर्टरी डिजीज। अच्छा, कोरोनरी आर्टरी डिजीज से ही नहीं, बहुत सारी वजह से हो सकता है, बट coronary artery disease is one of the reason for angina. Now next and the most confusing disorder is heart failure, cardiac arrest और हार्ट अटैक। हार्ट फेल्योर कहने का मतलब क्या होता है? अगर आप किसी एग्जाम में फेल हो गए तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि आपने एक भी मार्क्स ऑब्टेन नहीं किया। हाँ, जितना मार्क्स चाहिए था पास होने के लिए आपने उतना मार्क्स स्कोर नहीं किया। तो बिल्कुल इसी तरीके से हार्ट फेल्योर का मतलब होता है कि जितना ब्लड को पंप करना चाहिए, जिस स्पीड से ब्लड को पंप करना चाहिए, 1 मिनट में जितना पंप करना चाहिए, हमारा हार्ट उतना पंप नहीं कर पा रहा है। पंप कर रहा है बट उतने अमाउंट में पंप नहीं कर पा रहा है जितने अमाउंट में उसको ब्लड को पंप करना चाहिए। सो हार्ट फेल्योर इज द स्टेट ऑफ हार्ट व्हेन इट इज नॉट पंपिंग ब्लड इफेक्टिवली टू मीट द डिमांड्स या फिर नीड्स ऑफ बॉडी। वहीं पर हार्ट अटैक में क्या होता है, हमारी जो हार्ट की मसल्स होती हैं वो सडनली डैमेज हो जाती हैं ड्यू टू इनएडिक्वेट ब्लड सप्लाई। और कार्डियक अरेस्ट में क्या होता है, जो हार्ट होता है वो बीट करना स्टॉप कर देता है। इन कार्डियक अरेस्ट हार्ट स्टॉप्स बीटिंग। सो नाउ यहाँ पर हमारा ये चैप्टर समाप्त होता है। Audio Jungle.